जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। और आज हम लोग एक बार फिर एकत्रित हुए हैं फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 45 का डिस्कशन लेके केमिस्ट्री में। मैं संजीव भाटिया आज आप लोग को डिस्कस करूंगा फर्स्ट 25 क्वेश्चन, दैट मीन्स 51 to 75 तक, और उसके आगे कोमल मैम डिस्कस करेंगी 76 to 100 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे डॉक्टर SP सिंह सर का एक मिशन है, एक स्लोगन उन्होंने दिया है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग के YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कास्ट पूरे फुल डे हम लोग अलग अलग तरह के सेशन आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लेके आते रहते हैं, जिससे कि जो बच्चे ऐसे हैं, दूर हैं या किसी दूसरी रीज़न की वजह से कि कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं ऑफलाइन, तो वो लोग ऑनलाइन भी अपनी प्रिपरेशन जारी रख पाएँ। हम लोग का यही मोटो है, दैट मीन्स डॉक्टर SP सिंह सर का यही मोटो है और हम लोग भी उनका उसी मिशन में साथ दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास केमिस्ट्री में यहाँ पे दिया हुआ है, द मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मोलर मास 40 ग्राम पर मोल है। ठीक है सर, मोलर मास M 40 ग्राम पर मोल है, तो हमने ले लिया है 40 ग्राम मोलर मास, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन। अच्छा, ये सॉल्वेंट है हमारा, ये 40 ग्राम सॉल्यूट है, और हमारे पास इसका W मुझे पता नहीं है, पूछ रहा है W। ठीक है सर, W पूछ रहा है, और डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन। अब W ऑफ सॉल्वेंट मुझे दिया गया, इसे मैं कैपिटल W से रिप्रेजेंट करूंगा। W ऑफ सॉल्वेंट ये मुझे कितना दिया गया है, 114 ग्राम। और जब मैंने W ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी मैं निकाल लेता हूँ। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं M डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, इसको भी W डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा C8, एक कार्बन का 12 ग्राम, तो 8 कार्बन का 12 इंटू 8 करेंगे और उसके बाद 18 उसमें ऐड कर लेंगे। 96 प्लस 18 114 आ जाएगा। कह रहा है रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, 80% तक रिड्यूस हो जाता है। दैट मीन्स सर जी हमारा जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, अगर हमने मान लिया 100 था प्योर सॉल्वेंट का, तो जो हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो हो जाएगा 80 तक डिक्रीज हो जाता है, 80 रह जाता है, तो 80 हो जाएगा। अब हम लोग को इस तरीके के क्वेश्चन में एक इक्वेशन पता है, और वो इक्वेशन है P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लोग सिंपली कह तो सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करेंगे और मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट कर देंगे, यानी कि ये लगा लेंगे फॉर्मूले में, N आपका सॉल्यूट ले लेंगे और इसके नीचे N ऑफ सॉल्वेंट ले लेंगे, N ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का W/M और सॉल्वेंट का W/M हमें लेना होगा। तो अब सर हम क्या करते हैं यहाँ पे, चलिए जो डेटा है वो पुटअप करते हैं। तो देखिए P0 हमारा 100 है, तो यहाँ 100 आ गया। PS हमारा यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 80 है, इनिशियल वेपर प्रेशर या सॉल्वेंट का 100 है, और इसमें X ऑफ सॉल्यूट में N ऑफ सॉल्यूट में W/M। W मुझे पता नहीं है, M है 40 इंटू कैपिटल M या M डैश 114 अपॉन इसका W भी 114 है। आप चाहो तो इसको यहाँ समझ सकते हो, ये हो जाएगा W/M और ये हो जाएगा W डैश बाई M डैश। जब आप इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो M डैश ऊपर चला जाएगा, W डैश नीचे आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखो 114 से 114 तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 100 माइनस 80 20 हो गया,
तो मेरे पास जो W आएगा बच्चा वो आएगा 20 इंटू 40 अपॉन 100। दैट मीन्स क्या आ जाएगा 800 अपॉन 100, दैट मीन्स 8 ग्राम्स। अब देखो मैच करते हैं, 28 ग्राम तो होगा नहीं, 15 ग्राम होगा नहीं, 20 ग्राम होगा नहीं, सो नन ऑफ दीज आ जाएगा। इसका ऑप्शन 4th करेक्ट मानेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। हमसे कह रहा है एल्युमिनियम फॉस्फेट है। देख लेते हैं पहले एल्युमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। एल्युमिनियम पे 3+ होता है और फॉस्फेट पे भी 3- होता है। तो इन दोनों को अगर मिला दें तो हमको ये मिलेगा एल्युमिनियम फॉस्फेट, ये फॉर्मूला मिल जाएगा AlPO4। और इसको अगर आयनाइज करेंगे तो Al3+ में और PO4 3- में आयनाइज होगा। इसका मीन्स ये हुआ कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम फॉस्फेट गिव 2 नंबर ऑफ आयंस, वन ऑफ देम इज Al3+ एंड सेकेंड इज फॉस्फेट आयन। इसका मीन्स ये हुआ कि ये 100% आयनाइज है, तो इसका जो आई फैक्टर है वांट ऑफ फैक्टर 2 हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह इसको कंसीडर कर रहे हैं। अब मुझसे डेल्टा TB/KB पूछ रहा है, तो डेल्टा TB का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, डेल्टा TB इक्वल टू होता है KB इंटू मोलैलिटी इंटू वांट ऑफ फैक्टर आई। अब बेटा वैल्यूज रखते हैं, देखो KB तो मुझे यहाँ लाना है, तो डेल्टा TB/KB कर लिया। अब मोलैलिटी की मुझे नीड है, लेकिन मोलैलिटी दी नहीं गई है, मोलैरिटी दी गई है, मोलर दिया गया है 0.01 मोलर। तो जब कभी ऐसा हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन में, तो हम मोलर और मोलर अप्रॉक्स इक्वल मान लेते हैं। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती बट अप्रॉक्स इक्वल मान लेते हैं। तो हम यहाँ मोलैलिटी की जगह पे 0.01 ही रख ले रहे हैं, और 0.01 रखने के बाद जो हमारा आई फैक्टर है वो 2 है। तो सॉल्व करके बेटा लाओगे जब, तो डेल्टा TB अपॉन KB 0.02 आ जाएगा। अब 0.02 मेरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, थर्ड आ रहा है। इस तरीके से हम लोग का ये थर्ड ऑप्शन 52 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 53, मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रहा है और ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर मांगा है। तो हम लोग को ये याद रखना होगा, रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ के लिए एक ट्रिक हम लोग जानते हैं, और वो ट्रिक क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर ट्रिक लगाना है। नॉर्मल तो रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है, बट अगर रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, तब आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे। E0 RD मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका जितना ज़्यादा होगा उसकी रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, और जिसका E0 रिडक्शन जितना कम होगा उसकी रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो अब आप देखें बेटा, यहाँ पर A है, इसका वैल्यू +0.68 है, ऑब्वियस बात है काफ़ी ज़्यादा है। -2.5 यानी कि कम है, तो क्योंकि B का -2.5 है इसलिए B की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद 0.50 ये उससे ज़्यादा है लेकिन इससे कम है, तो ये अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इसकी कम है वैल्यू, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। ये किसके लिए दिया है, C के लिए दिया है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली है तो C के लिए ले लिया। उसके बाद ऑब्वियस बात है A बचा, तो B की रिड्यूसिंग पावर स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, उससे कम C की, उससे कम A की। फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, और सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं सब डिफरेंट ऑप्शन है। फॉर अ रिएक्शन A+2B दिस गिव्स A2 प्लस 2B। Kc का वैल्यू मुझे दिया गया। हमेशा फिजिकल का क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो क्वेश्चन में आपको वैल्यूज दी गई है वो आप रख लीजिए, और जो कांस्टेंट होती है या आपको अंडरस्टूड है कि यहाँ पर
इस प्रॉपर्टी का वैल्यू ये होगा, वो भी रख लीजिए, क्या मांगा है वो रख लीजिए, फिर जो उचित फॉर्मूला हो उसको तलाशिए जो वहाँ पर रिप्रेजेंट करता हो उस इक्वेशन को, उस क्वेश्चन को, और तब वैल्यूज पुटअप करिए और निकाल लीजिए। तो Kc 10⁻12 हमने ले लिया। आगे कह रहा है द ई नॉट सेल इज, ई नॉट सेल हमको निकालना है, ई नॉट सेल हमको निकालना है। अब याद, इतनी दो चीजें आपके पास आ गई। अब आपको ये पहचानना होगा कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, log Kc इक्वल टू Ne0 अपॉन 0.0591, ये आपने रिलेशन पढ़ा है। अब बच्चा देखो, आपको Kc दिया गया है, आपको E0 निकालना है। N अगर आपको पता चल जाए तो काम बन जाएगा। N क्या होता है? टोटल लॉस्ट और टोटल गेन इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग N भी देख लेते हैं। N में देखिए, यहाँ एक A2 प्लस में बदल रहा है, दैट मीन्स +2 का चेंज, +2 चार्ज बढ़ रहा है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए होंगे। एक B प्लस एक B में बदलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, रिएक्शन में 2 B प्लस हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक B प्लस एक B में बदलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ 2B प्लस है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन A लॉस करता है और 2 इलेक्ट्रॉन 2B गेन करते हैं, इसलिए N बराबर 2 आएगा। अब जो जो वैल्यूज मुझे पता उनको फुलफिल कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे log 10⁻12 इक्वल टू N की जगह पे 2 इंटू E0 एंड 0.0591, 0.0591। अब बच्चा आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा। अब ये तो हमें मालूम है log 10⁻12 है, तो इसको हम लोग 12 log 10 लिख सकते हैं। और ये हम लोग अभी फ़िलहाल ऐसे ही लेते हैं जिससे कि आगे इजीली कैलकुलेशन कर पाएंगे। 0.0591 यहाँ पे आ गया। अब log 10 सब जानते हैं 1 होता है, तो 12 आ गया। इस तरीके से मुझे जब E0 सॉल्व करने के लिए जाना पड़ेगा तो 12 इंटू 0.0591 या 0.0591 अपॉन 2। अब 12 आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, इजीली कर सकते हैं, 6 आ जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.0591 में, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 5 जा 30 एंड 35। सो मेरा आ जाएगा 0.3546। क्या कोई ऑप्शन ऐसा मेरा मैच कर रहा? फर्स्ट ऑप्शन देखो बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा, 0.354 इजीली निकाल सकते थे। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस भी नहीं थी, मैंने भी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं किया। अब चलिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया, एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या इसमें सही है क्या गलत है। कह रहा है पॉजिटिव कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। सब बच्चे इजीली इसको जानते हैं कि कैटालिसिस मीन्स होता है किसी भी रिएक्शन का रेट चेंज करना। कैटालिसिस मीन्स ये नहीं कि रिएक्शन का रेट बढ़ाओगे ही, रिएक्शन का रेट घटा भी सकते हो। अब कैटालिस्ट को रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने और डिक्रीज करने के बेस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है किसी सब्सटेंस की प्रेजेंस में, दैट मीन्स कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो पॉजिटिव कैटालिसिस या वो कैटालिस्ट पॉजिटिव कैटालिस्ट कहलाएगा। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर रहा है तो वो कैटालिस्ट नेगेटिव कैटालिस्ट कहलाएगा। तो फर्स्ट तो हमारा सही है, और ये लोग ट्रू ही पूछ रहे थे तो पहला ही मुझे लगता है कि ऑप्शन सही होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग तो समझ ही गए नीचे ऑल आर करेक्ट लिखा हुआ, तो ऐसा जल्दी में डिसीजन नहीं लेना है कि पहला सही हो गया बस फर्स्ट जो है OMR में भर दिया और आगे बढ़ गए। तो आगे भी देख लीजिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन रेट रिमेन्स कांस्टेंट। अब आप पूछोगे कि सर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या है, आपने पढ़ा होगा, देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आपको मालूम है किसी रिएक्शन का रेट का इक्वेशन होता है कि एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। अब ये n कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है। इस n को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं।
जब कभी बेटा ध्यान रखना कि हमारा जो रिएक्टेंट का एक्टिव मास है वो यूनिटी ले ले, 1 ले ले, तो 1 लेने पर रेट इक्वल टू के हो जाएगा, और इस समय जो रेट आएगा उसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहेंगे, एक स्पेसिफिक कंडीशन का रेट, और वो 1 मोलर कंडीशन है, दैट मीन्स एक्टिव मास 1। अच्छा सोचो, अगर एक्टिव मास 1 आ गया, पार भी 1 है तो 1 रहेगा, पार 2 है तो भी तो 1 रहेगा, पार 3 है तो भी 1 रहेगा। तो यहाँ पार जो भी हो, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो, आपका यहाँ पे रेट इक्वल टू के आएगा। और आप ये जानते हो कि ये रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है जो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है। इसलिए बच्चा ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो रहा। तो अभी जरा हम लोग आंसर यहाँ से बदल लेते हैं, भाई फर्स्ट नहीं है क्योंकि दो स्टेटमेंट सही हो गए, तो मुझे लग रहा ऑल आर करेक्ट सही होगा, फिर भी हम थर्ड वाला डिस्कस कर लेते हैं। रेट कांस्टेंट ऑलवेज इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर विदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अब ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसमें कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो आप देखो एक बात समझ लो सबसे पहले कि अगर रिएक्शन इर्रिवर्सिबल है तो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन के रेट को जो एक्सप्रेस कर रहा होता है वो रेट कांस्टेंट होता है। रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है तो फिर हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो कांस्टेंट आता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के रेशियो के बराबर होता है। बेटा ध्यान रखना कि जब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट सकता है, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ सकता है। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन जो रेट कांस्टेंट है दैट मीन्स इर्रिवर्सिबल रिएक्शन का, ये टेम्परेचर बढ़ाने पे हमेशा बढ़ता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। अब यहाँ पर रेट कांस्टेंट की जगह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होता। इस तरह से हमने चारों स्टेटमेंट डिस्कस किए और सर्वसहमति से निर्णय लिया कि फोर्थ ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आप सब लोग ने देखते कर लिया और कुछ लोगों को आंसर भी याद होंगे, फिर भी हमारा फर्ज है कि सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखो रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट करो। रिएक्शन कौन सी है? 2N2O5 2N2O4 O2। तो हम लोग अपना जो रेट एक्सप्रेशन बनाते हैं वो वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हम लोग ने अपना इक्वेशन लिख ली। इसके लिए हम लोग लिखेंगे -1/2 dN2O5 बाय dt इक्वल टू -1/2 dN2O4 बाय dt इक्वल टू प्लस DO2 बाय dt। आराम से देख लो, ये रिएक्शन आ गई। ये रिएक्शन हमने इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको हम N2O5 के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, N2O4 के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, O2 के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यानी रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को हम किसी भी रिएक्टेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग ने ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन ले लिया। अब लेकिन यहाँ पर देखो -dN2O5 बाई dt इक्वल टू K1N2O5 बोला गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर कर ले रहे हैं माइनस। अब माइनस हटा भी तो कोई फर्क नहीं क्योंकि इधर कुछ माइनस है नहीं, और ये -dN2O5 इक्वल टू K1N2O5 है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ये माइनस हटा देते हैं और यहाँ पर dN2O5 माइनस को ऐसे लिख ले रहे हैं K1N2O5 बाय 2। देखो भाई ऐसा लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पर आ गया है प्लस, हाँ भाई प्लस होना चाहिए, तो प्रोडक्ट है, यहाँ गलती से माइनस लिख दिया, प्लस होना चाहिए। उसके बाद हम लोग का dN2O4 बाई dt में हमने लिख दिया K2 और N2O5, और इसमें हम लोग ने क्या लिख दिया DO2 बाई dt की जगह K3 और सर N2O5।
अब क्योंकि तीनों जो यहाँ पर हमारे एक्सप्रेशन है उनमें N2O5 कॉमन है, तो N2O5 को काट दीजिए, N2O5 को कैंसिल कर दीजिए। तो कैंसिल करने पे यहाँ भी देखो 2 रहेगा, ये हाफ था ना, तो ये 2 रहेगा। अब कैंसिल करने पे हमको एक रिलेशन मिला K1/2 इक्वल टू K2/2 K2/2 इक्वल टू K3, ये रिलेशन मिल गया। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी 2/2 K1 इक्वल टू 2/2 K2 इक्वल टू 2 K3। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू 2 K3। तो इस तरह से हम लोग ने ये जो रिलेशन निकाला है, इसमें रिलेशन नंबर 3 हमारा सही हो रहा है। देख लीजिए, तो इसका 3rd ऑप्शन सही होगा, K1 इक्वल टू K2 2 K3। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। विच इज द करेक्ट ऑर्डर, चलिए एक एक करके चेक करते हैं। रिड्यूसिंग नेचर में H3PO2 से कम H3PO3 सही है और H3PO4 और भी कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सर गड़बड़ बात हो गई, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर कर दिया, तो ये रिलेशन हमारा गलत हो गया। रिलेशन सही क्या होना चाहिए था, H3PO2 से कम होगा H3PO3 का, से कम होगा H3PO4 का। सब बच्चे इसको जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए बताना चाहता हूं। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा रिड्यूसिंग नेचर के बारे में, क्या याद करना पड़ेगा? नहीं बच्चा, देखो 2 तरीके हैं इसके। पहला तरीका तो ये है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, +1 है यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +5 है। जितना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ऑक्सीडाइजिंग पावर मोस्टली बढ़ता है, एक्सेप्शनल केस छोड़ दो, और जितना ऑक्सीडेशन नंबर घटता है रिड्यूसिंग पावर उतना ज़्यादा होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है इसलिए इसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, फिर इसका है, फिर सबसे कम H3PO4 का, लेकिन यहाँ H3PO4 को बड़ा दिखा दिया। कई बच्चे जल्दबाजी में इसको डिक्रीजिंग ही समझेंगे और उनका गलत हो जाएगा और वो सोच लेंगे ये करेक्ट है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। दूसरा ये होता है कि जो H3PO2 है उसमें ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता H3PO2 का, ये देखिए, जितने किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, OH बॉन्ड नहीं, सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उनकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इसके पास 2 PH बॉन्ड है इसलिए इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है। P डबल बॉन्ड हो, OH OH H, इसमें बच्चा देखो एक PH बॉन्ड है, OH बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, PH बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, एक PH बॉन्ड है, इसमें 2 PH बॉन्ड है। फॉस्फोरस के जिस ऑक्सी एसिड में इफ देयर इज हायर नंबर ऑफ PH बॉन्ड प्रेजेंट देन दैट कंपाउंड ऑफ द फॉस्फोरस एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और सर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, इसके पास तो PH बॉन्ड है ही नहीं बच्चा, इसलिए ये सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा या होगा ही नहीं रिड्यूसिंग एजेंट। अब HClO2 कम है, ये तो सही था, लेकिन यहाँ बढ़ने का निशान आ गया, ये गलत हो गया, ये बढ़ना ही गलत हो गया। आप कहेंगे सर सही ऑर्डर क्या होता है? सही ऑर्डर ये होता है HClO2 HClO3 HClO4, ये इसका ऑर्डर होता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर HClO की सबसे ज़्यादा है, HClO4 की सबसे कम। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अभी आपने बताया था कि जितना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम की ज़्यादा होती है उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो सर अगर हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो यहाँ पर तो सर HClO4 की +7 है, तो इसको स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। और सर आप तो उल्टा बता रहे हैं, HClO का सबसे ज़्यादा बता रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अगर देखोगे तो बात समझ पाओगे। कॉन्सेप्चुअल क्या है?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भैया कौन होता है? जो दूसरे को करे ऑक्सीडाइज और खुद हो जाए रिड्यूस। दूसरे को करे ऑक्सीडाइज, खुद हो जाए रिड्यूस। अब बेटा रिड्यूस कौन होता है? रिड्यूस जल्दी वो होता है जो H को जोड़ ले अपने साथ या O को निकाल दे। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखो HOCl का, तो HOCl में O और H के बीच में, O और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इस वजह से ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता और OH बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता, तो नेसेंट O जल्दी से मिल जाता, जिसकी वजह से ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। HClO4 है, उसमें सर देखो HClO4 में ये कंडीशन है, ये HClO4 का जो ClO4 माइनस है ये रेजोनेटिंग स्टेबलाइज है। इसमें क्या है कि ये यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो बॉन्ड ऑर्डर 7/4 होता है, और 7/4 दैट मीन्स 1.75, तो ये जल्दी ब्रेक नहीं होता है, बॉन्ड स्टेबल ज़्यादा है, तो जल्दी से ऑक्सीजन देगा नहीं, जल्दी से खुद रिड्यूस होगा नहीं, दूसरे को करेगा नहीं ऑक्सीडाइज। ये सब बातें हैं, तो ये सही ऑर्डर था, ये गलत हो गया। B2O3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, CO2 में +4 है, यहाँ पर +6 है, यहाँ पे +7 है। सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती जा रही है, या ये कह लो कि ये बोरोन कार्बन सेकेंड पीरियड के हैं, तो कार्बन आगे आता है बोरॉन से, जैसे से लेफ्ट से राइट जाते हो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। Cl2O7 या HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, या ये भी कह सकते हो कि ऑक्साइड में O से जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो Cl सल्फर Cb में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से जुड़े हुए एटम की ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होता है। तो अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, एक ही चीज़ को सीखने के कई सारे तरीके होते हैं। आपको कौन सा क्लिक किया है या आपने क्या पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। तो ये सर हमारा सही हो गया, आखिर मुझे सही ऑप्शन मिल ही गया। H2H2O5, तो H2H2O5 के लिए हम लोग एक पेज ले लेते हैं। ये देखो H2H2O5 है, और दूसरा हमारे पास H2H2O7 है, और H2H2O6 है। तो पहले तो इनका स्ट्रक्चर मुझे पता होना चाहिए। देखिए इसका स्ट्रक्चर ये है सर इसका स्ट्रक्चर, H2H2O5, ये इसका स्ट्रक्चर है, और इसका स्ट्रक्चर ये है बच्चा, S के साथ ये OH आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, OS डबल बॉन्ड OH, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों है, इसका ऐसा ही क्यों है, इसका भी रीजन है, लेकिन हम लोग यहाँ बॉन्डिंग का भी डिस्कस नहीं कर रहे। H2H2O6 का स्ट्रक्चर देख लो, इसका स्ट्रक्चर ये होता। अब हम लोग ने सारी बातें देख ली, पहले ऑक्सीजन गिन लेते, क्या ऐसा ना हो गलत बना दिया। 1 2 3 1 2 3 6 ऑक्सीजन है, बहुत अच्छे। 1 2 3 1 2 3 6 और 7 है, ठीक है भाई साहब। 1 2 3 2 5, ठीक, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब जरा क्वेश्चन में देख लेते हैं वो क्या बात कह रहा है। नंबर ऑफ SS बॉन्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। चलो ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ SS बॉन्ड कितने हैं, 1 है, SS के बीच में एक बॉन्ड है, इसमें SS बॉन्ड है ही नहीं, SOS बॉन्ड है तो 0 हो गया। तो सर यहाँ पे तो घटना चाहिए, इसमें भी एक S बॉन्ड है तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो जो सही ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इंक्रीजिंग दिखा रहा। इस तरीके से सारी बातें डिस्कस करने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि थर्ड ही ऑप्शन सही होगा। When white phosphorus is heated with caustic soda, बहुत पुरानी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, P4 + 3NaOH + 3H2O, आप चाहे इसको रेडॉक्स से याद कर लो या आप इसको P ब्लॉक से याद कर लो, जैसा भी आपको ठीक लगे, और NaH2PO2 बनता है,
और PH3 बनता है, NaH2PO2 बनता है और PH3 बनता है। ये दो कंपाउंड बनते हैं, ये हमारा वाइट फास्फोरस है। वाइट फास्फोरस, वाइट और येलो दोनों एक ही चीज़ होते हैं। तो आप इसमें ढूंढ लीजिए कौन है हमारा, NaH2PO2 प्लस फॉस्फीन, यानी कि 58 का सेकेंड ऑप्शन के साथ मुझे जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक की बात करेंगे, जैसा अभी बताया कि ऑक्साइड के केस में, अगर ऑक्साइड है और ऑक्साइड के केस में O से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, तो वो हमारा एसिडिक ऑक्साइड होगा। और O से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है तो वो बेसिक होगा। अब क्वेश्चन ये है कि हाई और लो का फैसला कैसे करें। तो हाई और लो का फैसला ये समझ लो कि 1.6 to 1.9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बीच की होती है। इससे अगर ज़्यादा है तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि 2 है, 3 है, 4 है। और अगर इससे कम है, 1.5 है, 1.4 है, तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे हम बहुत आसानी से फैसला कर सकते थे। सोडियम फर्स्ट डे का ऑक्साइड है, ये बेसिक होता है, सब जानते हैं। ये MgO सेकेंड डे का है, ये भी बेसिक होता है। Al2O3 एम्फोटेरिक होता है और CaO भी बेसिक होता है। तो अगर ये तो हमें आगे चीज़ों में यूज़ होगा, लेकिन यहाँ इस कॉन्सेप्ट के बिना ही हम दिखा सकते थे आपको। 3 है बेसिक और 1 है एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिडिक भी हो, बेसिक भी हो। तो ऑब्वियस बात है 3 प्योर बेसिक हैं, तो जो एम्फोटेरिक है जिसमें थोड़ा बहुत एसिडिक करेक्टर है वही मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब कभी 3 बेसिक आ जाएं, 3 एसिडिक आ जाएं, मतलब चारों ऑप्शन बेसिक हो, चारों ऑप्शन एसिडिक हो, तब फैसला करना हो तो कैसे करोगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारा Al2O3 ना होता, यहाँ पे Na2 होता, MgO होता। अब यहाँ पे मान लीजिए एक K2O होता और CaO होता, तो K2O में K की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो K2O का मोस्ट बेसिक मान लेते हैं। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो मोस्ट बेसिक होगा, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो मोस्ट एसिडिक होगा। जैसे अगर CO2 है और CO2 के साथ हमको B2O3, जैसे अभी पीछे के क्वेश्चन में दिया था, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से ज़्यादा, तो CO2 इज मोर एसिडिक देन B2O3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60 विच हैज द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए बच्चा आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कोबाल्ट 2 का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कोबाल्ट 2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, कोबाल्ट आयरन कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का 3d7 4s2 होता है, तो दैट मीन्स यहाँ 3d7 आएगा। Mn3+ का, Mn का होता है 3d5 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 3d4 आएगा। Mn2+ में 3d5 आएगा। बाकी कुछ बच्चे तो देखते ही मार देंगे कि Mn2+ है। और Ca3+, अब कैल्शियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3p6 और 4s2 ये होता है, और इसमें 3+ तो 3p5 आ जाएगा। इसका यहाँ पे 3p5 कर दे रहे हैं। ये है इसका, ये है इसका, ये है इसका, ये है इसका। अब जरा सबका हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बना के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिन ले रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल डायग्राम बना के गिन ले रहे हैं। ये देखो हम लोग ने D का पिक्चर खींचा, इसमें 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है,
और कोई हमें लीगेंड्स के बारे में तो बताया नहीं गया कि ये कोबाल्ट किसके साथ जुड़ेगा, स्ट्रॉन्ग लीगेंड, वीक लीगेंड, वो सब कॉन्सेप्ट लगाना नहीं है, सिंपली बस फिलिंग कर देनी है। तो फिलिंग करो भाई, 1 2 3 4 5 और कितने रखने थे, 7, 6 और 7, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसको n से दिखाते हैं। n मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑप्शन में n बराबर 3 है। इसके D4 भरिए सर, D4 भर दीजिए। फिर दूसरा हमने फिगर बनाया, पता ही चल रहा है आपको कि 4 हैं, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाने के लिए बना दे रहे हैं। इसमें D5 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, और 3p5 में p में 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। अब चलो बाबू देख लो, इसके कितने अनपेयर्ड हैं, 4, इसके कितने अनपेयर्ड हैं, 5, इसके कितने अनपेयर्ड हैं, 1, और मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू नहीं पूछ रहा, नहीं तो हम √n+2 और उसकी जो ट्रिक है उन पे बात करते। इस तरह से हाईएस्ट जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो थर्ड ऑप्शन का होगा। अगर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पूछ लेता तो थर्ड से कम सेकंड, सेकंड से कम फर्स्ट, फर्स्ट से कम फोर्थ। फेस मर आइसोमेरिज्म MA3B3 में होती है। रटने वाला क्वेश्चन है, सब लोग आराम से बता पाएंगे। अच्छा बताओ, ये MAA होल थ्राइस, थोड़ा सा प्रिंट सही नहीं है, MAA होल थ्राइस किस आइसोमेरिज्म को देने के लिए बहुत फेमस है? यानी कि जैसे ही MAA होल थ्राइस आता है तो कौन सी आइसोमेरिज्म होती, बताओ मुझे। हालांकि रिकॉर्डिंग चल रही है लेकिन फिर भी आपको बताना है वहीं बैठे बैठे। तो MAA होल थ्राइस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कैपिटल A मीन्स क्या होता है? कैपिटल A मीन्स होता है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो ये ऑप्टिकल के लिए सर फेमस है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यानी कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर MAA होल थ्राइस देख लिया तो समझ जाना वहां अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछा गया है तो यही आंसर होगा। अब MABCD के लिए किस लिए फेमस है? MABCD कौन सी आइसोमेरिज्म शो करता है? तुमने वहीं बैठे बैठे बता दिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन इसके आइसोमर्स कितने होते हैं? 3, ये भी रटा हुआ होगा। और अभी पता नहीं अपन लोगों को कब क्या पूछ ले, वहां पे इजी भी पूछ सकता है, नंबर तो पूरे 4 मिलेंगे ना। और MAA होल ट्वाइस ये ज्योमेट्रिकल नहीं देता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता, ये खास बात है। तो इस तरह से हमने 61 में फेस मर पे भी बात कर ली, बाकी सब बातें कर ली। अब स्पीसीज हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो ध्यान रखो, पैलेडियम है या प्लेटिनम है या ऑस्मियम है या इरिडियम है, या इस तरह से पीरियड 5 पीरियड 6 के जो एलिमेंट हैं इनके साथ ऑल लीगेंड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। और स्ट्रॉन्ग लीगेंड की टेंडेंसी होती है पेयरिंग कराने की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ऐसे पेयरिंग करा देंगे कि जरूरी है स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंडीशन में नहीं। प्लेटिनम को, अब पैलेडियम और प्लेटिनम कहाँ होते हैं देखो, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। तो एक बात ध्यान रखो, निकिल का +2 अगर है, पैलेडियम का +2 है, प्लेटिनम का +2 है, पहले चार्ज लिख लेते हैं, बाद में नंबर पहले, साइन बाद में, 2+, 2+, 2+, ये सब एक दूसरे के नीचे हैं। तो इनके पास, इसके पास 3d8 होगा, इसके पास 4d8 होगा, इसके पास 5d8 होगा। अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो बनेगा स्क्वायर प्लेनर और डायामैग्नेटिक, और अगर लिगेंड वीक है तो टेट्राहेड्रल बनेगा और पैरामेट्रिक बनेगा। तो देखिए पैलेडियम के साथ सारे लिगेंड स्ट्रांग होते हैं, Cl आए, Cn आए, कोई भी आए, तो सर ये तो हो गया स्क्वायर प्लेनर डायामैग्नेटिक। Ni के साथ Cn आ गया, ये शर्त है जब ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो,
यहाँ पे NiCO4 को मत लगा लेना क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो NiCO4 नहीं चलेगा, NiCN चल जाएगा, ये भी स्क्वायर प्लेनर है। पैलेडियम फिर आ गया, आप CN लेके आ गया, पैलेडियम तो कुछ भी लेके आया +2 स्टेट में, स्क्वायर प्लेनर। तो बच कौन गया, यही बच गया सर, टेट्राहेड्रल, क्योंकि Cl वीक लीगेंड है। तो ये सब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के साथ हैं, SFL के साथ हैं, अगर ये सब हमारे SFL की प्रेजेंस में स्क्वायर प्लेनर डायामैग्नेटिक बनाते हैं, और ये सब अगर WFL के साथ आ गए तो टेट्रा और पैरा बनाते हैं। कौन सब, अब पैलेडियम के साथ तो कोई वीक फील्ड है ही नहीं, तो ये केवल और केवल किसके लिए शर्त है, निकिल +2 के लिए, बाकी सबके लिए नहीं है। तो सर्वसहमति से आंसर 4th साबित हुआ। द लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट, सब लोग जानते हैं जिरकोनियम और हाफनियम की रेडियस लगभग बराबर या जिरकोनियम की थोड़ी बड़ी होती है। हाफनियम की बड़ी होनी चाहिए थी लेकिन हो जाती है जिरकोनियम की, ड्यू टू लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन या ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स। तो जिरकोनियम यट्रियम नहीं चलेगा, जिरकोनियम नियोबियम नहीं चलेगा, जिरकोनियम हाफनियम चल जाएगा, जिरकोनियम जिंक नहीं चलेगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ D6, चलिए D6 भर के देखते हैं। और कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल है। तो ऑक्टाहेड्रल में 3 ऑर्बिटल T2G नीचे हो जाती हैं, 2 ऑर्बिटल EG ऊपर हो जाती है। T2G नीचे, EG ऊपर। पहले T2G भरिए, 1 2 3। अब अगर इधर 4 ले जाओगे तो स्पिन हाई हो जाएगी, तो हम लोग को इधर नहीं जाना है, तो फिर 4 5 6। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, और फॉर्मूला क्या था, टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है, आपने पढ़ा था 3/5x माइनस 2/5y डेल्टा O प्लस ZP। ये फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करने का। आप कहेंगे ये सर x क्या है, ये x ऐसे बना दे रहा हूं कहीं क्रॉस ना लग जाए। Eg के जो इलेक्ट्रॉन है वो x से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और T2G के जो इलेक्ट्रॉन है वो y से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वो z से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो देखो यहाँ x में तो सर कुछ है ही नहीं, तो x बराबर 0 कर ले रहे हैं। y इक्वल टू देखिए, y में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, z में 1 2 और 3 जोड़े हैं तो 3 आ जाएगा। लो स्पिन बनाना था इसलिए ऊपर नहीं गए। लो स्पिन मीन्स ज्यादातर स्पिन कट जाए या पेयर्ड स्टेट में आ जाए, अगर अनपेयर्ड ज्यादा है तो हाई स्पिन होगा। ऑक्टाहेड्रल था, 3 नीचे 2 ऊपर कर दिया। डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, ये आ गया, और P फॉर पेयरिंग एनर्जी है। अब वैल्यू भरनी है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3/5 इंटू 0 माइनस 2/5 इंटू 6, क्योंकि y की जगह पे 6 था, डेल्टा O प्लस 3P। सॉल्व करके देखो कितना आया, -12/5 डेल्टा O प्लस 3P। ऐसा कोई ऑप्शन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में, हमारे नीट एग्जामिनेशन में 4th वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड डज नॉट फॉर्म मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड। अच्छा, मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड विद मेटल, अच्छा ठीक है। EDTA देखो क्या होता है, EDTA में ये है CH2
NCH2COO माइनस CH2COO माइनस और CH2COO माइनस CH2COO माइनस। तो देखिए इसमें डोनर साइड देखिए कौन कौन सी है। एक डोनर साइड ये है O वाली, एक ये है 2 3 4 और ये 5 और ये 6। तो देखो ये मेटल को डोनेट करेंगी तो नाइट्रोजन और मेटल आ गया, मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड आ गया मेटल के साथ। तो हमें कह रहा है कि डज नॉट, तो ये तुम्हारा ऑप्शन हो नहीं सकता। डाईपिरिडिल क्या होता है? डाईपिरिडिल सर ये होता है, ये देखिए ये पिरिडीन है और एक पिरिडीन इनको और मिल गई है ऐसे, एक पिरिडीन और मिल गई। तो ये भी नाइट्रोजन ही डोनर है, ये डाईपिरिडिल है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ग्लाइसिनेटो CH2COO माइनस NH2, इसमें N डोनर है तो ये भी नहीं हो सकता है। AC को एसिटिल एसीटोन कहते हैं। एसिटिल एसीटोन का स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। एसिटिल एसीटोन, देखो ऐसा करते हैं, देखो ये CO है और ये CH3 है, ये बेटा क्या है? ये है एसीटोन। अब अगर ये CO के साथ CH3 ग्रुप हो तो इसको क्या कहते हैं? एसिटिल। CH3CO ग्रुप को क्या कहते हैं? एसिटिल। और ये है एसीटोन। अगर एसीटोन में से हम एक H निकाल दें और 2 H कर दें और इससे जोड़ दें तो इसको कहते हैं एसिटिल एसीटोन। और इसमें जो डोनर होते हैं ये ऑक्सीजन डोनर होते हैं, मेटल को डोनेट करेंगे। तो ये जो एसिटिल एसीटोन जिसे AC कहते हैं, इसमें N डोनर नहीं होता, इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1? तो SN1 में अब तक तो आपकी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी होगी। जो इंटरमीडिएट होता है वो हमारा कार्बोकैटायन होता है, और जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ही ज़्यादा SN1 मैकेनिज्म फॉलो होने की संभावना ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखिए ये अगर CH3 ये टर्सरी है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसको अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें तो ये सर बन जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बनेगा मोस्ट स्टेबल, इसलिए इसी की संभावना सबसे ज्यादा है, मोस्ट स्टेबल। तो 66 में फर्स्ट की संभावना सबसे ज्यादा है। अगर हम लोग बाकी लोगों को देखें तो देखिए ये इसमें यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ रेजोनेंस में आ जाता है, जिससे यहाँ पर बच्चा डबल बॉन्ड आने लगता है। तो ये जो बॉन्ड होता है ये इनर्ट होता है, यानी कि टूटेगा नहीं। और अगर टूट भी गया तो CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, अगर कार्बोकैटायन पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, तो ये हाईली अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल है तो ये SN1 में जाएगा नहीं। CH3Cl टूट सकता है लेकिन CH3 प्लस थोड़ा लेस स्टेबल है। अब यहाँ पर फिर से वही बात आ गई, यानी कि ये रेजोनेंस में चला जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और डबल बॉन्ड अगर किसी तरीके से तोड़ भी दिया आपने तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। अगर कार्बोकैटायन पे डबल बॉन्ड आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये हाईली अनस्टेबल फिर से हो गया। इस वजह से ले दे के हमारा आंसर फर्स्ट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स ऑन हाइड्रेशन
गिव टर्शरी अल्कोहल। अब देखने में ही समझ में आ रहा 2 मेथिल प्रोपीन है। देखिए ये हमने बनाई प्रोपीन, पहले 3 कार्बन ले लिए, 3 कार्बन में प्रोपीन में कोई भी, अब प्रोपीन में तो डबल बॉन्ड की हमेशा फर्स्ट पोजीशन होगी, तो यहाँ 1 कर दिया। अब इसको ऐसे कर दिया 1 2 3, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया फर्स्ट पोजीशन पे, और फिर यहाँ पर हमने ले लिया 2 मेथिल प्रोपीन। इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कर रहे हैं? हाइड्रेशन वाटर से। अब सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऐसे ब्रेक होगा, क्योंकि ये हमारा टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा जो स्टेबल है। अगर इसको रिवर्स तोड़ते हैं तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा जो अनस्टेबल है। अगर आप मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग भी जाते हो तो यहाँ पर एनायन OH माइनस उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसमें कम से कम हाइड्रोजन होते हैं, तो भी हर स्थिति में मेरे को ऑप्शन ये मिलेगा CH3C CH3 CH3 OH, ये मुझे मिलेगा हर पॉसिबिलिटी में, इसलिए आंसर मेरा 4th होना चाहिए। अब ब्यूटूइन में भी कुछ लोग सोचेंगे कि सर ब्यूटूइन में क्या होना चाहिए, तो मैं प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूं। ब्यूटूइन में ये बनेगा यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल। ये टर्सरी बना है, ये सेकेंडरी बना है, तो ब्यूटूइन में सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। प्रोपीन में क्या बनेगा? प्रोपीन में देख लीजिए, प्रोपीन में ये बनेगा सर, यानी फिर से 2 डिग्री बनेगा। ब्यूट 1 में भी क्या होगा? ब्यूट 1 में देख लीजिए, ये बनेगा, यानी 2 डिग्री। तो इसलिए मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th वाला। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? द प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 3 मेथाइल 2 पेंटीन रिएक्ट्स विद HOCl। ये भी वैसे ही है जो भी पीछे किया था। चलिए इसके लिए क्योंकि भरा हुआ है पेज ले लेते हैं। क्या दे रहा है मुझे? 3 मेथाइल 2 पेंटीन दे रहा, 3 मेथाइल 2 पेंटीन। अब 3 मेथाइल 2 पेंटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो बाबू, 1 2 3 4 5 कार्बन ले लिए, 2 पेंटीन है, दैट मीन्स सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड रख दिया। हम लोग नंबरिंग ऐसा कर लेते हैं, सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड लगाने के पहले नंबरिंग कर ले भाई। पता लगा हम इधर से नंबरिंग करके सोच रहे हैं, आप इधर से कर लो, फिर कन्फ्यूजन हो जाए। तो 1 2 3 4 5 मैंने राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर ली। और सेकेंड पोजीशन पे पेंटीन 2 दैट मीन्स डबल बॉन्ड है, और थर्ड पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप है। अब चाहें तो हाइड्रोजन फिलिंग कर ले, ना कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो ऐसे भी इसको कुछ बच्चे बना के करेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन से, 1 2 3 4 5 ऐसे कर लिया, 1 2 2 पे डबल बॉन्ड आ गया और 3 पर मेथाइल ग्रुप आ गया, ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसमें हम लोग ने HOCl की रिएक्शन की। HOCl में सब बच्चे जानते हैं कि HOCl जब आयनाइज होता है तो OH माइनस और Cl प्लस फॉर्म में आयनाइज होता है। अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करता हूँ तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और अगर ऐसे ब्रेक करता हूँ तो यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा 2 डिग्री बनेगा बॉन्ड टूटने के बाद। तो स्टेबिलिटी 3 डिग्री की है, तो मैं इसी तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करूँगा। और इस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करने पे यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस वाला जो है वो प्लस पे अटैक कर देगा। इसका मीन्स ये हुआ C और यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर OH है C, और ये जो माइनस था इस पर Cl प्लस अटैक करेगा, तो यहाँ पर Cl आ जाएगा और यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा। अब इस पैटर्न में देखो, H भरना तो भर लो, CH3 CH2
CH, H भी फिलअप होगा। ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट भी आ सकता है लेकिन मेजर पूछा गया मुझसे। दैट मीन्स जिस कार्बन पे CH3 जुड़ा है उसी पर OH जुड़ेगा, और सेकेंड नंबर के कार्बन पे Cl जुड़ेगा, और थर्ड नंबर के कार्बन पे OH और CH3 होंगे। चलो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ थर्ड नंबर के कार्बन पे Cl है, यहाँ थर्ड नंबर, यहाँ पे तो सीधा लीनियर चेन 4 कार्बन की है, ये तो बना ही नहीं पेंटीन का स्ट्रक्चर। इसमें थर्ड नंबर पर Cl और फोर्थ पर भी Cl, ये तो हो ही नहीं सकता, बच गया फोर्थ। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। थर्ड कार्बन पे CH3 भी है और थर्ड पे OH भी है, सेकंड पे Cl है, यानी कि जो हम लोग ने स्ट्रक्चर यहाँ समझा है वही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर जाते हैं 69, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। इसमें शर्त ये होती है कि अगर हमें एल्किल हैलाइड लेना है तो 1 डिग्री लेना चाहिए, 2 डिग्री और 3 डिग्री को अवॉइड करना चाहिए। अगर हम चाहें तो ये RONA 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री ले सकते हैं। ये जो एल्काइल ग्रुप है ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है, और यहाँ पर लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री को प्रिफर करेंगे, 1 डिग्री को प्रिफर करेंगे, 2 डिग्री 3 डिग्री को प्रिफर नहीं करेंगे। इसका रीज़न ये है कि ये जो विलियमसन सिंथेसिस है ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें जब भी हम लोग एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन पढ़ते हैं तो वहाँ ये देखते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं उनमें थोड़ा बहुत साइड में एलिमिनेशन रिएक्शन भी चलती है। जो हमारा अटैकिंग रीजेंट है अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर एलिमिनेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। जैसे KOH है, अगर KOH एक्वस है तो KOH अगर एक्वस है हमारा तो फिर NSR की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि वो लेस स्ट्रॉन्ग बेस है, और KOH अगर एल्कोहलिक है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH एल्कोहलिक KOH एक्वस से, तो एलिमिनेशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और एल्किल हैलाइड में अगर KOH आपने ले लिया एल्कोहलिक तो एल्कीन बन जाएगी, और KOH ले लिया एक्वस तो एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल बनेगा तो NSR, एल्कीन बनेगी तो एलिमिनेशन। दोनों पैरेलल चलते हैं, NCERT में बहुत डिटेल में दिया और आपको जानना भी चाहिए। लेकिन अगर रीजेंट सेम है लेकिन हमारा सबस्ट्रेट चेंज हो रहा, तो सबस्ट्रेट में भी ध्यान रखो कि 1 डिग्री अगर एल्किल हैलाइड है तो NSR की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, और 3 डिग्री अगर एल्किल हैलाइड है तो एलिमिनेशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ सर हमें ईथर बनाना है तो हमें एलिमिनेशन नहीं NSR करना, तो हम 1 डिग्री को सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सूटेबल रहेगा, तो देखिए ये सर 3 डिग्री है, इसको तो हटाइए यहाँ से, ये 1 डिग्री है, ये हमारा पास हो गया। इनमें क्या दिक्कत है, इनमें तो दिक्कत है इनर्टनेस की। यहाँ पर जो Cl है अभी पहले बताया था कि ये यहाँ पर इस तरीके से डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनाएगा तो टूटेगा नहीं जल्दी, ये भी हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनाएगा तो ये भी नहीं टूटेगा, तो इसकी भी संभावना नहीं, इसके तो कोई भी संभावना नहीं है। एलिमिनेशन छोड़ो, सब्स्टिट्यूशन की भी संभावना नहीं बन रही है, तो हमारा कौन सा आंसर सही साबित हुआ, फोर्थ वाला। तो 69 का फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन है और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर यहाँ पे जिंक और वाटर दिया हुआ, नहीं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, अगर केवल H2O होता तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता, क्योंकि जिंक के साथ H2O है तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, यानी कि यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन्स बनने की संभावना है। अब एल्डिहाइड कीटोन्स बनाने के लिए कैसे करेंगे, चलिए हम इसको एक नया पेज ले लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है। तो ये देखिए हमने सर बेंजीन बनाया और बेंजीन बना के ये हम लोग इसकी रिएक्शन ओजोन से और ZnH2O से कराएंगे। तो कराने के लिए हम लोग को इसमें तरीका क्या होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, और दोनों को बच्चा ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो। ये इसको ऑक्सीजन दे दो
इसको ऑक्सीजन दे दो, इसको ऑक्सीजन, इसको इसको इसको, दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो, तो ये क्या होगा कि ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा ऐसे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, H H। देखो ये CH है, ये भी CH है, तो जब ये बॉन्ड डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये नया डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ऐसे 3 मोल्स बन जाएंगे। इसे हम लोग ग्लाइऑक्सल कहते हैं, ये ग्लाइऑक्सल है। अब इस ग्लाइऑक्सल में हम लोग क्या करेंगे, KOH मिला रहे हैं, यानी कि हम लोग जा रहे हैं KOH कंसंट्रेट मिला रहे हैं, कंसंट्रेट KOH हीट करते हुए। पहली बात तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दूसरी बात KOH अल्कली कंसंट्रेट है, तो ये जाएगा कैनी-जारो रिएक्शन में, और ये इंट्रामॉलिक्यूलर कैनी-जारो रिएक्शन है। इसमें एक पार्ट हो जाएगा ऑक्सीडाइज और एक पार्ट हो जाएगा रिड्यूस। मान लो ये हो गया ऑक्सीडाइज, तो ये COOK बना देगा, और ये हो गया रिड्यूस, तो ये CH2OH बना देगा। आधा पार्ट हो जाएगा ऑक्सीडाइज और आधा पार्ट हो जाएगा रिड्यूस। तो देखिए क्या मिलेगा, CH2OH COOH, पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा। ये कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया है, इसमें ग्लाइकॉल है, ये भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन 70 का सही हो जाएगा। 71 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। द नंबर ऑफ डाइहाइड्रिक फिनॉल C6H6O2, मैंने पहले आप लोगों को सिखाया था कि जब भी कभी कार्बन और हाइड्रोजन की नंबर लगभग बराबर हो, 1-2 का अंतर हो, तो समझ आना एरोमेटिक कैरेक्टर आ सकता है या बेंजीन रिंग की पॉसिबिलिटी है। तो ये बेंजीन रिंग हो गया। अब बेंजीन रिंग में सर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तो कार्बन है, और इस पे 6H जुड़े रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6, लेकिन वो तो कह रहा है कि हमें O भी इंट्रोड्यूस करने और फिनॉल बनाने डाइहाइड्रिक, तो डाइहाइड्रिक फिनॉल बनाने के लिए इसमें HH में हम लोग OH जोड़ दे रहे हैं, और ये OH की पोजीशन बदलेगी ऑर्थो मेटा पैरा में। इस तरीके से हम लोग के पास ये 3 तरह के डाइहाइड्रिक अल्कोहल बन सकते हैं। ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये पैरा है। तो 3 पॉसिबल डाइहाइड्रिक प्रोडक्ट बनेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। Which is maximum reactive towards nucleophilic addition reaction? NAR, एल्डिहाइड और कीटोन में जो NAR होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट होता है, रेट ऑफ NAR। ध्यान रखना ये किन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहले नंबर पर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, कार्बन पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए ऑफ कार्बोनिल, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज को हमें समझना है तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा ज़्यादा तब आएगा जब -I इफेक्ट ज़्यादा हो, या फिर -R इफेक्ट ज़्यादा हो। अगर +I या +R देखोगे तो कम हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो फिर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन घटेगा। तो इसमें हम लोग एक फैक्टर और जोड़ लेते हैं, 1/* स्टेरिक फैक्टर, यानी कि जितने बड़े ग्रुप जुड़ेंगे उतना स्पीड कम हो जाएगी। इसमें देखो HH है, इसमें CH3 है, एक तो बड़ा ग्रुप भी है, बड़ा ग्रुप भी है, ऊपर से यहाँ पे +I भी डाल रहा है, तो +I अगर डाल रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
इसमें बड़े 2 ग्रुप हैं और 2 प्लस आई, इसकी और कम हो जाएगी, इसकी सर और कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट की होगी, क्या सबसे ज़्यादा फर्स्ट की होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उससे कम सेकंड, उससे कम थर्ड, उससे कम फोर्थ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रोपाइन दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग ने कौन सा आंसर किया था? फर्स्ट। एक प्रोपाइन दिया हुआ, चलिए इसको बनाते हैं रिएक्शन को। ये लीजिए, हमने प्रोपाइन ले लिया और इस प्रोपाइन की रिएक्शन हमने कराई है Hg2 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में। ये बेसिकली एक हाइड्रेशन है, तो हाइड्रेशन में H और OH की रिएक्शन होगी, H प्लस OH माइनस। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ब्रेक होने पे सर जी हमारा यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो ये OH माइनस यहाँ और H प्लस यहाँ, तो मुझे ये मिल जाएगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें टॉटोमेरिज्म लग जाएगी और टॉटोमेरिज्म में क्या होगा? ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये सर मेरा A प्रोडक्ट है, ये मेरा A बन गया। अब A की 2 रिएक्शंस दिखा रहा है, कौन सी? एक नीचे वाली I2NaOH, ये हमारी आइडो फॉर्म रिएक्शन है, सब जानते हैं। तो I2NaOH वाली रिएक्शन कर लो, I2NaOH, तो क्या बन जाएगा? CHI3। ये उसने C दिखाया, C मिल गया हमको। एक मेरी बची है रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। ये देखो, ये क्लोरोफॉर्म है बेटा जी। क्लोरोफॉर्म में 3Cl- जब डालते हैं तो ये वाला जो H होता है वो एसिडिक H हो जाता है, और ये एसिडिक H प्लस फॉर्म में टूटेगा, क्योंकि यहाँ -I बहुत जाता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी प्लस फॉर्म में, और ये माइनस फॉर्म में टूटेगा। ये एसीटोन ऐसे ब्रेक होगा, माइनस और प्लस। अब बस ये जो H प्लस है, इस H प्लस को जोड़ दीजिए इस O पर, और ये जो C माइनस है इसको ले जाके जोड़ दीजिए यहाँ पर। कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। तो अब देखो बनाओ, CH3C जो डबल बॉन्ड O था उस पे लग गया H, और जो ये नीचे वाला, ये जो बीच वाला C था इस पे लाके लग गया CCl3। ये हमारा B कंपाउंड होगा। अब ढूंढ लेते हैं इसमें कौन ऐसा मिल रहा। यहाँ प्रोपेनॉल्डिहाइड, प्रोपियोनॉल्डिहाइड गलत, एसीटोन सही, एसीटोन सही, प्रोपियोनॉल्डिहाइड गलत। अब हमारे पास आया B। यहाँ CCl3 C पे जुड़ा हुआ है, OH सही है। यहाँ CCl3CO केवल एक CH3, ये गलत है। डबल बॉन्ड O आ गया तो ये गलत हो गया। CHI3 ये सही हो गया। थर्ड वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये देखो थर्ड वाला ऑप्शन, ये देखो जिस C पर OH जुड़ा उसी पे CCl3 जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कई बार सॉल्व कर चुके हैं, और वो ये है कि जब हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या जो हमारा बेस है उसमें जो डोनर लोन पेयर है क्या वो रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या डीलोकलाइज तो नहीं हो रहा। तो जितना ज़्यादा डीलोकलाइज होगा यानी कि इधर उधर घूमेगा, कई एटम पर मूव करेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कि यहाँ एनलीन में हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है, ये डीलोकलाइजेशन है, तो ये सबसे बेकार बेस हो जाएगा। हमें मोस्ट बेसिक चाहिए। फिर जब डीलोकलाइजेशन नहीं है किसी में, जैसे इसमें भी डीलोकलाइजेशन नहीं है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन यहीं पर है,
इसमें भी इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, दोनों जगह इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरे स्टेप पे हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ को साइज से कंपेयर करते हैं। ये साइज तब होगा जब पीरियड नंबर डिफरेंट होगा, पीरियड डिफरेंट। अब यहां पे तो सब नाइट्रोजन वाले हैं तो पीरियड डिफरेंट का सवाल ही नहीं होता। फिर बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से देखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये पीरियड सेम, पीरियड सेम, लेकिन यहां पे फिर से वही बात है, पीरियड तो सेम है ही लेकिन एटम भी सेम है। और अगर पीरियड भी सेम हो, एटम भी सेम हो, तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ को अभी तो हम इसी से कंपेयर कर लेंगे, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। प्लस आर माइनस आर से भी देख सकते थे लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो N है वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पर NsP2 हाइब्रिडाइज है और यहाँ पर NsP हाइब्रिडाइज है। तो किसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है? sp में। तो ये वीक हो गया, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये हो गया, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये हो गया, इसलिए सर्वसहमति से आंसर फर्स्ट होगा 75। ये कई बार हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। R बराबर CH3 है तो इसका मीन्स ये है कि सबसे ज़्यादा वाटर में पूछ रहा है, एक्वस मीडियम। अगर गैसियस पूछ रहा होता तो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और अमोनिया, लेकिन जब वाटर में पूछ रहा है तो फिर हम लोग को 2 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इससे कम हो जाएगा क्योंकि मेथिल है CH3 तो मेथिल एमीन यानी कि 1 डिग्री और 1 डिग्री यानी ऐसे लिख के बना ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसमें R2NH, उससे कम RNH2, उससे कम R3N और उससे कम NH3, क्योंकि ये बच्चा 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है और ये अमोनिया। यहाँ पर अगर एथिल होता तो 3 डिग्री पहले और 1 डिग्री बाद में हो जाता। इस तरह से ABCD के क्रम में अगर देखो तो C सबसे पहले, फिर B के बाद D और D के बाद A, CBDA फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट 25 क्वेश्चंस यानी कि 50 से 75 तक मैंने कर दिए। अब आगे के क्वेश्चन कोमल मैम डिस्कस करेंगी। थैंक यू बच्चों। सो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे हैं FST के पेपर का डिस्कशन। संजीव सर आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं 75 तक, हम स्टार्ट करेंगे 76 से। चलिए देखते हैं 76 जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्या एक सेट ऑफ रिएक्शन दिख रही है आपको जिसमें नाइट्रोबेंजीन है, जिसने रिएक्शन की एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ SnCl2 और HCl के साथ। आपको पता है कि जब हम नाइट्रोबेंजीन्स को लेते हैं, चाहे वो एरोमेटिक हों या एलिफैटिक हों, और हम SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, तो ये क्या करता है, एक तरह से रिडक्शन शो करता है, वो रिड्यूस हो जाता है। जो नाइट्रो ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाता है अमीनो ग्रुप में। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, जो A है हमारा वो है एनिलीन, तो A हमारा मिल चुका है एनिलीन। अब कहते हैं कि जो A की रिएक्शन है उसकी हम रिएक्शन कराते हैं NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में 0 डिग्री सेल्सियस पे, या आप लिख सकते हो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर NaNO2 और HCl हमें पता है कि ये डाई एजोटाइजेशन कराते हैं, ये डाई एजोटाइजेशन की रिएक्शंस हैं। तो डाई एजोटाइजेशन यहाँ होना है प्राइमरी अमीन का। अब यहाँ पर हमने जब डाई एजोटाइजेशन कराया तो हमें पता है कि डाई एजोटाइजेशन से मुझे मिलता है बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, तो N2+ NCl- मुझे मिल गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब देखो क्या कह रहा है, बी तो मिल गया, लेकिन क्या बी पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन में? नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेम किया गया। कहते हैं कि इन द अबव सीक्वेंस बेंजीन फ्रॉम बी, कह रहा है बी से अब वापस आपको बेंजीन बनाना हो, बी से ये जो बी मिला था उससे फिर से आपको क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है, तो कौन सा सुटेबल रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप सेट वाली रिएक्शन देखा आपने और बी ऑप्शन आपने ढूंढ लिया और बी ऑप्शन आपको यहाँ पर
ढूंढने में लग गए। आप पहले फ्रेमिंग पढ़िए, लिखा है कि बी बना लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बी से फिर से मुझे क्या जाना है, मुझे बेंजीन की ओर जाना है, बी से आगे मुझे बेंजीन बनाना है। तो बताइए कौन सा रिएजेंट हम यहाँ पर यूज करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब मुझे पता है कि डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर हम रिडक्शन करवा दें, और रिडक्शन हम या तो एथेनॉल ले लें, डायजोनियम सॉल्ट पे अगर हम एथेनॉल ले लें, या फिर हम H3PO2 भी ले सकते, इन दोनों से ही मुझे क्या मिल जाता है, ये जो ग्रुप है, ये जो N2Cl ग्रुप है वो हट जाता है और मुझे क्या मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन मिल जाती है। इसका मतलब कि हम इनमें से कोई भी रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं, चाहे एथेनॉल या फिर H3PO2। देखते हैं, मैच करते हैं अपने ऑप्शन के साथ। पहला ऑप्शन है एथेनॉल, तो एथेनॉल तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन साथ में H3PO2 भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ, थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे, जिसमें से लिखा है कि हम एक और दो दोनों को यूज कर सकते हैं। लास्ट है मेथेनॉल, नहीं बेटा जी मेथेनॉल को हम यूज नहीं करेंगे। साफ साफ आपके अमीन, एनसीईआरटी अमीन चैप्टर में लिखा हुआ है ये रिएक्शन कि आप H3PO2 और एथेनॉल यूज करते हो तो रिडक्शन हो जाता है यहाँ पे। तो आई होप कि थर्ड ऑप्शन सभी का सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। लिखा है कि एनिलीन और डायरेक्ट नाइट्रेशन, अगर हम एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन कराएं तो क्या चीजें बनती हैं। अब यहाँ पर हम अगर एनिलीन के बारे में बात करें तो पहले एनिलीन के बारे में कुछ खास जानते हैं। क्या एनिलीन का हम नाइट्रेशन करा रहे हैं, ऑफ कोर्स हमने नाइट्रेशन कराया है तो हम वही रिड्यूसिंग अपने नाइट्रेटिंग एजेंट लेंगे H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये नाइट्रेशन के लिए एजेंट्स होते हैं। अब बात ये करें कि हम जानते हैं कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना। यस मैम, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है एनिलीन। तो जब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है तो मुझे क्या मिलना चाहिए था, मुझे आर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और खास बात है कि ये देखिए, ये हाईली एसिडिक मीडियम है ना। ये जो हमने मीडियम लिया है वो हाईली एसिडिक है, और हमने पढ़ा है कि अगर हम एनिलीन को हाईली एसिडिक मीडियम में लेते हैं तो ये क्या कर लेता है, ये हाईली एसिडिक मीडियम मतलब H+ के साथ ये सबसे पहले क्या कर लेता है, अपने लोन पेयर डोनेट करके ये क्या कर लेता है, एनिलीनियम आयन बना लेता है, जिसको हम बोलेंगे NH3+, राइट। ये क्या करता है, इसका जो कुछ पोर्शन है वो क्या कर लेता है, ये आर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, लेकिन साथ ही अगर एसिडिक मीडियम है, हाईली एसिडिक मीडियम, तो ये एनिलीनियम आयन भी बनाता है। और एनिलीनियम आयन, ध्यान से अगर आप देखें, एनिलीनियम आयन अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए बेंजीन के ऊपर ये जो नाइट्रोजन है उसमें प्लस चार्ज है। इसका मतलब है ये क्या करेगा, ये डीएक्टिवेटर की तरह काम करेगा और ये मेटा डायरेक्टर हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ये मेटा डायरेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब अभी आपके पास सोल्यूशन में दो ऐसे एजेंट है, जो एक मेटा डायरेक्टर है और एक है आर्थो पैरा डायरेक्टर। इसका मतलब जब हम अब नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रेशन में मुझे मिलते हैं तीनों प्रोडक्ट। एक मिलता है आर्थो नाइट्रो, दूसरा मिलता है पैरा नाइट्रो, और एक मिल जाता है मेटा नाइट्रो। एक मिल जाता है मेटा नाइट्रो और पैरा नाइट्रो। इन तीनों को हम बोलते हैं टैरी प्रोडक्ट। एक नाम दिया गया, ये होते हैं टैरी प्रोडक्ट। टैरी प्रोडक्ट का मतलब है कि आर्थो पैरा तो मिलता ही है, साथ में मेटा भी आपको मिलता है, और इसका परसेंटेज भी अच्छा खासा होता है। अगर परसेंटेज की बात करें तो आर्थो सबसे कम 2%, ये आ जाएगा 47%, और बचा हुआ जितना है वो आ जाएगा आपका आर्थो वाला, सॉरी हमने उल्टा लिखा, आर्थो वाला यहाँ पर है तो आर्थो वाला रहेगा 2%। सबसे ज़्यादा मेजर अभी भी पैरा वाला है, इट इज़ अराउंड 51%, और ये आ जाएगा बचा हुआ पोर्शन 47%। ठीक, तो ये होते हैं टैरी प्रोडक्ट। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या डायरेक्ट नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा, क्या आर्थो नाइट्रो एनिलीन मिलेगा। यस, हमें आर्थो मिलेगा, पैरा भी मिलेगा, मेटा भी मिलेगा। इसका मतलब है कि मुझे टैरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मुझे ये तीनों ही प्रोडक्ट मिलेंगे जब हम डायरेक्ट नाइट्रेशन कराएंगे। चलिए, इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सलेट विथ परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज। बेटा जी ये रेडॉक्स का बहुत ही खास क्वेश्चन, कई बार फ्रेमिंग आपने देखी होगी, वेरियस टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। आप चाहो तो पूरी रिएक्शन लिख सकते हो, बैलेंस तब निकाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो देखो हम एसिडिक मीडियम की बात करते हैं तो एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 है उसने क्या किया, उसने
ऑक्जेलिक एसिड को क्या किया, ऑक्जिलेट, द रिएक्शन ऑफ ऑक्जिलेट, तो ऑक्जिलेट को ऑक्सीडाइज किया। तो मान लीजिए C2O4 है 2-, ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना रहा है, CO2। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन कर लेते हैं, ऑक्सीजन हो गए 4 ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल्स बैलेंस्ड हो गए। अभी इलेक्ट्रॉन की बारी, तो यहाँ पर 2- के, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। बस आपको पूरी बैलेंस रिएक्शन की जरूरत नहीं, अगर आपने इतना ही कर लिया कि एक ऑक्जिलेट हमने आयन जो लिया वो ऑक्सीडाइज हुआ, 2 मोल ऑफ CO2 और 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए। तो हम देखें यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो भाई 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में, जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, और हमसे पूछा जा रहा है 1 मॉलिक्यूल के लिए, तो 1 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। तो आपको पूरी बैलेंस रिएक्शन की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अगर नॉलेज है आपको तो छोटा सा ऑक्जिलेट को ऑक्सीडाइज करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो 2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट विच वाज नॉट प्रपोज्ड बाय डाल्टन्स वाज। कह रहे कि डाल्टन्स के पोस्टुलेट आपने पढ़े हैं, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो डाल्टन्स का पोस्टुलेट नहीं है। चल पढ़ लेते हैं। कह रहे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व reorganization of atom, these are neither created nor destroyed in a chemical reaction। yes, ये डाल्टन का पोस्टुलेट है, आपको ढूंढना है जो ना हो। दूसरा है कि when gases combine or reproduce in a chemical reaction they do in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। तो भाई अब अगर आपने लैंग्वेज पढ़ी तो ये गैल्यूसेक का लॉ है, ये जो स्टेटमेंट है वो गैल्यूसेक का है, गैल्यूसेक्स लॉ है, राइट। तो अब ये हो गया गैल्यूसेक लॉ, गैल्यूसेक लॉ हो गया। इसका मतलब है कि ये डाल्टन का पोस्टुलेट नहीं है, तो हमसे यही पूछा जा रहा है कौन सा नहीं। फिर भी हम बाकी के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। All the atoms of a given element have identical properties including identical mass, atom of different element different in mass। बिल्कुल सही है। Matter consider of indivisible atoms, बिल्कुल ठीक है, indivisible atom के रूप में मैटर को कंसीडर करते हैं। तो हमसे पूछा गया कि विच वॉज नॉट, तो सेकेंड वाला जो है वो गैल्यूसेक लॉ का पोस्टुलेट है, ना कि डाल्टन का। चलते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 80। एज इट इज अगर आप अपने NCERT में देखेंगे 11 के फर्स्ट पार्ट, वहां पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको कई सारे ऐसे ग्राफ दिखे, 1s के लिए, 2p के लिए, 3s के लिए एंड 2s के लिए। द ग्राफ बिटवीन साई² एंड r रेडिकल डिस्टेंस इज सोन बिलो दिस रिप्रेजेंट। अब बेटा आपने जानते हैं कि ये डेंसिटी प्रोबेबिलिटी होती है, हम कहते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर साई² वर्सेस r हम निकालते हैं, तो जितनी बार यहाँ पर ये टच करे 0 पे आ जाए, इसको हम नोड मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने बार टच कर रहा है इसको, प्रॉपर जब एक बार टच करके आया तो यहाँ पर एक नोड हमें दिख रहा है, ये फिर से कॉन्स्टेंट डिक्रीजमेंट। तो कहते हैं कि ये कहाँ देखते हैं कि पहली बार ये डिक्रीज होता है, फिर से इंक्रीज होता है, फिर से कॉन्स्टेंट डिक्रीजिंग होती है। अब एक नोड है, आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि एक नोड आपने देखा है आपके पास n-l-1, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, इससे आप नोड्स निकालते हो। तो अब इसमें आपके पास n की वैल्यू भी गिवन है, l की वैल्यू भी गिवन है, आप क्या करो n और l को रख लीजिए, जहां पर 1 निकले, जहां पर 1 नोड आए वही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे अगर आपने NCERT पढ़ा है तो साफ साफ इसका आंसर दिया है, किसके लिए ये पैटर्न होता है कि एक बार डिक्रीज किया फिर से इंक्रीज करके कॉन्स्टेंट डिक्रीजिंग हो जाती है। चलो हम यहाँ पर निकालते हैं 1s ऑर्बिटल के लिए, अगर n की वैल्यू रखें तो n की वैल्यू यहाँ पर हम n-l-1 रख के देख रहे हैं। तो पहले के लिए हमने रखा तो n की वैल्यू 1, s की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पर, और ये हो गया 1, तो 1 तो आने से रहा यहाँ पर। 2p में रखते हैं तो 2 में यहाँ पर आ गया n की वैल्यू हो गई 2, p हो गया 1, p-1 ये हो गया, यहाँ पर भी 1 नहीं आएगा। 3s की वैल्यू रखते हैं तो n की वैल्यू हो गई 3, s है तो 0, -1 यहाँ से भी नहीं आ रहा है। 2s की वैल्यू रखते हैं तो 2 - s आएगा तो 0 - 1, यस। अगर हम 2 - 0 - 1 करें तो यहाँ से एक नोड आ रहा है, बाकी किसी में एक आंसर नहीं आएगा। तो 4th विल बी द आंसर। ये जो ग्राफ दिया गया है वो 2s ऑर्बिटल के लिए दिया गया है। मैं फिर बोल रही हूँ कि NCERT के इस पेज पे जाना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे, वहाँ पर 4 ग्राफ लिखे हुए हैं। वहाँ पर अगर आपको ये एक तो ये सिंपल तरीका है कि आप नोड पता कर लो, जितने बार टच कर रहा है ये हम नोड गिनते जाएंगे, एक बार टच किया एक नोड है यहाँ पे, राइट। चलिए
फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी इज। अब यहाँ पर हम बात करें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कि फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल दी गई है। हम जानते हैं कि आयनेशन पोटेंशियल क्या, कि जब हम किसी आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन ड्रेन कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हैं, तो उसके अगेंस्ट हमें एनर्जी का अमाउंट देना पड़ता है, वो आयनेशन एंथैल्पी कहलाती है। कह रहा है सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट लिखे हैं। कहते हैं कि फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल की बात करें तो बेटा जी यहाँ पर कई सारे एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, और हम उन एक्सेप्शंस को याद करते हैं कि फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स को हमें देखना होता है, क्योंकि अगर फुल फिल्ड ऑर्बिटल है तो वो जल्दी से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेंगी। पैटर्न कहता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे ऑनगोइंग इन पीरियड लेफ्ट टू राइट जो हमारा आयनेशन पोटेंशियल होता है उसका एनर्जी का अमाउंट जो होता है वो बढ़ता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस को आपने बहुत अच्छे से याद किया होगा, लेकिन हम यहाँ पर एक ट्रिक बताना चाहेंगे। आप सिर्फ सिंपल सी एक ट्रिक याद रखेंगे फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल के लिए। आप सिंपल सा एक निमोनिक, अच्छा फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल निकालते हैं तो या तो आप सेकेंड पीरियड निकालेंगे या आप थर्ड पीरियड निकालेंगे, क्योंकि उसके बाद तो डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाते हैं, उनका ही अपना अलग पैटर्न। तो ये जो ट्रिक्स जो भी आप पढ़ते हो वो सेकेंड एंड थर्ड के लिए बेसिकली होती हैं। हम यहाँ पर एक निमोनिक लिख रहे हैं, सिर्फ आपको लिख लेना है ले बेबी कॉर्न, भाई जैसे वीडियो कॉर्न आपने देखा वैसे ही बेबी कॉर्न फनी, और आपको ये वाला ब्रैकेट लगा देना है ले बेबी कॉर्न फनी। अब कुछ आपको करना नहीं है, फुल फील्ड हाफ फील्ड कुछ देखना नहीं है, इसी सीक्वेंस में आप लिखते जाएंगे। ले का मतलब हो गया बेटा जी लिथियम, बे का मतलब हो गया बे, और बी का मतलब ये जो बी लिखा है ना हनी बी, याद रखना BE वाला बी, और कॉर्न का मतलब हो गया CON, और फनी का मतलब हो गया FNE। देखो पूरा सीक्वेंस में है, आपको देखना ही नहीं कि कहाँ पर हाफ फील्ड है, कहाँ पर फुल फील्ड है, कहाँ हमें स्विचिंग करनी है, कुछ नहीं देखना। एक छोटी सी निमोनिक और आपका अरेंज वे में तैयार है। तो अब आप बोलेंगे कि क्या मैम सेकेंड पीरियड के लिए अलग हम याद करें, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आ जाए तो क्या हम अलग याद करें? बिल्कुल नहीं, आपको यही याद रखना है, इसी सीक्वेंस में याद रखना। मान लीजिए थर्ड पीरियड वाले मेंबर पूछ लिए जाए तो बस इनके नीचे वाले एलिमेंट लिखते चले जाइए। लिथियम के नीचे आपको पता है सोडियम आता है, एल्यूमिनियम आता, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन एंड आर्गन। देखिए अगर आपको याद है ले बेबी कॉर्न फनी तो आप सेकेंड और थर्ड पीरियड में बिना गलती किए हुए है आप ये सीक्वेंस निकाल सकते हैं। चलो मैच कर लेते हैं। ये रही फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल की बात। इसी तरह से सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल भी है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल का एक छोटा सा निमोनिक बता देंगे जिसमें आपको फिर से स्विचिंग नहीं देखने की किस में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, कहाँ हाफ फील्ड है, कहाँ फुल फील्ड है, एक वे में आप लिखते जाओगे। मान लीजिए इसी में आपको इतने सारे पूरे मेंबर ना दिए होते, 3-4 मेंबर दिए होते, तब भी आप ये निमोनिक पढ़ते जाइए, जो जो मेंबर आए वो आप आगे लिखते जाइएगा। फिलहाल ये ट्रिक और ये आपका आंसर ले बेबी कॉर्न फनी याद रखो। देखो तुरंत तुरंत आंसर निकलता है, बस याद रखना साइन ना चेंज होने पाए, हमेशा ऐसे ब्रैकेट बनाए। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग गिवन कोड्स। आपके पास कुछ यहाँ पर सीरीज दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि किस पीरियड या किस यहाँ पर सीरीज के मेंबर हैं ये। तो सबसे पहले 3D सीरीज में दिया गया है, तो 3D सीरीज आपको पता है कि 3D सीरीज D ब्लॉक की सीरीज 3D और 4D लिखा ही है। तो 3D सीरीज में देखिए कौन सा आता है, तो मुझे पता है 3D सीरीज में 21 से लेके 30 तक के मेंबर आते हैं, है ना। तो 30 वाला मेंबर दिया है क्या कहीं? यस, जिंक दिया है, इसका मतलब A गोज विथ थर्ड। पहले चेक करो कि यहाँ पर A गोज विथ थर्ड सिर्फ 2 ऑप्शन में दिया है, ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गए। फिर आगे चेक करते हैं B वाला ऑप्शन, कहते 4D सीरीज का मेंबर यहाँ पर कौन सा होगा। तो भाई 30 के बाद 4D नीचे शुरू हो जाती है 31 से, तो 4D B आ गया 4 के साथ। अब फिर से यहाँ पर देखो B के लिए दोनों ऑप्शन दिए गए, मतलब अभी भी आंसर हम नहीं दे सकते। चलते हैं C पे, 4F इनर ट्रांजिशन सीरीज। अब 4F 5F की जब बात करें तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स की भी अगर हम बात कर लें तो आपको पता है कि लेंथेनाइड्स कहाँ से कहाँ तक आते हैं और एक्टेनॉइड्स कहाँ से कहाँ तक आते हैं। 58 से लेके 71 तक बात करें तो लेंथेनाइड हो जाएगा, और 90 से लेके 103 तक अगर हम बात करें तो ये एक्टेनॉइड्स में आ जाएंगे, राइट। अब कुछ बचा ही नहीं, चलो देखते हैं 82 में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा। तो 4F के लिए सीरियम दिया गया है 58,
सीरियम दिया गया है तो 4F आ जाएगा 6 पीरियड, एंड 5F बचा D वाला, तो D वाला आ जाएगा सेकेंड एक्टीनियम, एक्टेनोइड जहाँ से शुरू होते हैं। तो अब यहाँ पर मैचिंग कर ली जाए कि 82 का आंसर कौन सा करेक्ट जाएगा। तो 82 में देखिए मैचिंग आपको गिवन है, तो C का है फर्स्ट, तो C का फर्स्ट आ रहा है फोर्थ वाले में, तो फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा सा, लेकिन कंफ्यूजिंग था। अगर कहीं भी गलत करोगे तो आपके 4 नंबर जाने की पूरी संभावना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एंड नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, अगर मुझे करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर पता चल जाए तो बॉन्ड एंगल में हमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम पहले तो एक लाइन से यहाँ पर लिख देते हैं। अगर हमने बात की NO2, हमने बात की NO2 माइनस, NO2 प्लस एंड NO3 माइनस। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो NO2 का हाइब्रिडेशन लीनियर, NO2 है लीनियर स्ट्रक्चर रखते हैं, लेकिन कुछ लीनियर नहीं होगा, यहाँ पर कुछ रिपल्सन होगा। NO2 माइनस की बात करें, NO2 प्लस की बात करें और NO3 माइनस की बात करें तो ये हो जाएगा sp2, ये हो जाएगा sp विद लीनियर स्ट्रक्चर, और NO3 माइनस हो जाएगा आपका sp2। तो ये दोनों sp2 आ जाएंगे आपके, है ना। अब यहाँ पर हम देखें कि जब NO2 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो लेस देन 120 होता है। यस, लेस देन 120 डिग्री होता है। sp की बात करें तो 180 आपको पता ही है, और आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल है। अगर NO2 sp2 है तो यहाँ पर कुछ रिपल्सन की वजह से 115 एंड 4 मिनट्स हो जाएगा। NO3 की बात करें तो sp2 है तो 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, तो ये निकालने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आपको पता चल जाए कि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर सीधा लीनियर स्ट्रक्चर की तरफ हम चले जाएंगे। बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 सबसे मैक्सिमम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कह रहा है कि इनमें से लिखा हुआ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बहुत आराम से पढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन सॉलिड स्टेट एंड मिनिमम इन गैसियस स्टेट। बिल्कुल सही बात है, गैसियस स्टेट में होंगे तो बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकर होंगे या मिनिमम होंगे, पहला स्टेटमेंट सही है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल और सेम और डिफरेंट कंपाउंड। बिल्कुल एक जैसे हम बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, जब पैरा नाइट्रोफिनॉल्स पढ़ते हैं तो कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ भी या किसी डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ भी क्या कर सकता है, अगर उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंट्रा मतलब विद इन, है ना, एक ही कंपाउंड के अंदर। फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज इन बिटवीन द 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल। यहाँ पर लिखा है सेम, बिल्कुल ठीक है। इंट्रा का मतलब ही होता है विद इन द मॉलिक्यूल। इसका मतलब है यहाँ पर चारों ऑप्शन जो आपको गिवन है वो चारों करेक्ट है। विच ऑफ द मॉलिक्यूल है आयन आउट ऑफ द फॉलोइंग डजन कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप चाहो तो MO2 के हिसाब से आप सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 जैसे करते हैं, आप इलेक्ट्रॉन रखते चले जाओ, या फिर आप ट्रिक से भी निकालते हैं। यहाँ पर आप देख लो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पूछ रहा है। डजन कंटेन अनपेयर्ड, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, तो यहाँ पर ये तो 13 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि ऑड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड हैं। यहाँ पर आ जाएंगे आपके 16 इलेक्ट्रॉन्स, O2 माइनस में आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स और B2 में आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको इन दोनों के बारे में पता है। देखिए हम ट्रिक से बता रहे हैं, आप चाहो तो पूरी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को रख के निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला देखो 16 इलेक्ट्रॉन के लिए हम देखें और 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखें तो हम ये दोनों को क्या मानते हैं, हम इनके मानते हैं कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पैरामैग्नेटिक हैं। तो इसमें सिंगल ऑड नहीं है, इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट ये पैरामैग्नेटिक शो करते हैं, क्योंकि जब हम इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर अनपेयर्ड पड़ा रहेगा जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। तो अब हमें ढूंढना है कि नॉट अनपेयर्ड का मतलब जिनमें पेयर्ड हो, तो एक ही आंसर बचता है जिसमें पेयर्ड होंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स के साथ O2 2 माइनस, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
लिखा है गिवन दैट द रिएक्शन, एक रिएक्शन दी है जिसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है HCl का, H2 का और Cl2 का। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछी जा रही है आपकी, मतलब कि अगर दोबारा रिवर्सली बनाना हो तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होगी। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन वाला हम यहाँ पर बड़ा अच्छे से कि गिवन क्या है, अगर हम रिएक्शन देखें तो मुझे जितनी भी चीज़ें गिवन है लिखने की जरूरत नहीं है, लिखी हुई है। सीधा चलते हैं, मुझे पता है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर मुझे निकालना हो तो सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट साइड माइनस सम ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट साइड। अब रिएक्टेंट साइड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज गिवन हियर, कहाँ दिया गया है हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको -93 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड सम ऑफ जितने भी रिएक्टेंट साइड दो लोग हैं तो हाफ ऑफ H2 का दिया गया है आपको 434 एंड रिएक्टेंट साइड ही प्रेजेंट है आपका Cl2 242 किलो जूल माइनस, अब ये हमें नहीं पता, ये हमें निकालना, चलो मान लेते हैं इसकी वैल्यू x, बस आपको x को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, हाफ होने पे देखिए कितना पता चल रहा है आपको, ये हाफ हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा 338 माइनस x। x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर 338 इधर जाएगा, माइनस में जुड़ जाएंगे 431 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है ये, थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है और डिसोसिएशन ऑफ HCl पूछ रहा है। 87 में चलते हैं, कहते हैं एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इज गिवन, O2 इज गिवन एंड NO इज गिवन इन अ सील्ड वेसल एट 800 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, व्हाट विल बी द Kp फॉर द सेम रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर सारे लोग गैसियस में दिए लेके, लेकिन हमें यहाँ पर इनके मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिए गए हैं, जबकि मुझे Kp निकालना है पार्शियल प्रेशर वाला। सबसे पहले हम यहाँ Kc कैलकुलेट करते हैं, है ना, Kc कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Kc कैलकुलेशन के लिए रिएक्शन देख लेते हैं। Kc कैलकुलेशन के लिए ये प्रोडक्ट साइड NO, तो NO का स्क्वायर, और गैसियस में है सारे तो N2 एंड O2। सिंपल यहाँ पर क्या करना है, मुझे वैल्यूज पुट करनी है ना। सिंपल यहाँ पर NO की वैल्यू दी गई है, NO की वैल्यू किधर है 2.8 एंड 10 की पावर -3 मोलर का स्क्वायर। NO दिया गया है, N2 दिया गया है 3.0, मतलब 3 - 10 टू पावर -3 इंटू 4.2 10 टू पावर -3। भाई कैलकुलेशन बस तगड़ा रखिएगा। हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.622। अब ये तो भाई Kc की वैल्यू है, हमें क्या जानना है, हमें निकालना है Kp। अब Kp निकालने के लिए मुझे रिलेशन पता है कि Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा N, डेल्टा Ng लिख लो, Kp और Kc के बीच का फॉर्मूला। अब डेल्टा Ng की वैल्यू देखिए, गैसियस में है तो 2 मोल इधर हैं और 1 मोल इधर, मतलब 2 - 2, डेल्टा Ng तो हो गया 0, 2 - 2 0 हो गया। अब यहाँ डेल्टा Ng की वैल्यू जब पुट करेंगे तो पूरा ये कैसा 1 हो जाएगा, तो Kp इज इक्वल्स टू Kc आ जाएगा अगर हमने डेल्टा Ng की वैल्यू रख दी 0। बस यही सिंपल सा, मुझे Kc की वैल्यू पता है, इसका मतलब जो Kc है वही हमारा Kp है। इस क्वेश्चन के लिए Kc की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी 0.622 एटमॉस्फेयर आ जाएगा, है ना। तो Kc बराबर हो जाएगा जो Kp की वैल्यू है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड NaOH, मतलब एक वीक एसिड लिया गया और एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया, वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक बफर। कह रहा है कि एसिडिक बफर बनाना है और एक हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया। तो भाई स्ट्रॉन्ग बेस अगर लिया, वीक एसिड, तो हमेशा अगर एसिडिक बफर बनाना है, एसिडिक करेक्टर आना है, तो एसिडिक बफर का मतलब एक सोल्यूशन में एक एसिड हो और उसका सॉल्ट हो। इसके लिए हमेशा एक बात ध्यान देना कि एसिड ज़्यादा होना चाहिए रेशियो में एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग बेस, तभी एसिडिक बफर बनेगा। तो अब यहाँ पर देख लो कहाँ पर एसिडिक मोल्स ज़्यादा हैं। पहले वाले में इक्विमोलर अमाउंट है, दूसरे वाले में एसिडिक मोल ज़्यादा है और तीसरे वाले में बेसिक मोल ज़्यादा है। तो यहाँ से तो बेसिक बफर बनेगा। एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं हम, तो सेकेंड वाले ऑप्शन में हम जाएंगे, एसिडिक बफर ज़्यादा। अच्छा, होता क्या है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर CH3COH लिए 2 मोल्स, यहाँ पर रेशियो दिया गया है 2 मोल का, इसने 1 मोल NaOH के साथ काम किया। न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन जब हमने कराई तो 1 मोल है, तो 1 मोल इसने एसिड ने क्या कर दिया, CH3COA ने सॉल्ट में
चेंज कर दिया और अभी भी ये 1 मोल बना। इसका मतलब कि हमारे जो सोल्यूशन में 1 मोल सॉल्ट बन चुका है, लेकिन इसका 1 मोल एसिड का अभी भी पड़ा हुआ है। और एसिडिक बफर हम इसी को बोलते हैं कि एक एसिड और उसका सॉल्ट हो तो एसिडिक बफर बोलेंगे। इसका मतलब है कि सेकेंड वाला जो रेशियो है कि एसिडिक बफर बनाने के लिए हमें एसिड, जो वीक एसिड भी है तो एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो ज़्यादा हो, जो मोल्स हैं वो ज़्यादा हो। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दी गई, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा क्या काम कर रहा है, मतलब जिंक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जिंक की हम बात करें तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लिख लेते हैं -1 +1, यहाँ पर -2 +2 और यहाँ पर 0। अब देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है पहली चीज कि जिंक का Zn 0 से +2 में इंक्रीमेंट हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये जो हाइड्रोजन है वो +1 से 0 रिडक्शन हो रहा है, उसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब है कि दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा, तो ये एक रिडक्टेंट की तरह काम करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, है ना, जिंक के बारे में। अब उधर हम देखें कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का तो रिडक्शन हो रहा है, खुद तो रिड्यूस हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, इसका रिडक्शन हो रहा है तो किसी को ये ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, मतलब जिंक को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है, या हम बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब बस चारों चीजें आपके सामने है, मैच कर लीजिए क्या कह रहे हैं। जिंक एज एक्टिंग एट ऑक्सीडेंट, नहीं बेटा जी, रिडक्टेंट, गलत हो गया। कह रहे हैं क्लोरीन इज एक्टिंग एज अ रिडक्टेंट, नहीं बेटा जी, क्लोरीन यहाँ पर रिडक्टेंट की तरह यूज नहीं कर रहा है, -1 से -2 में जा रहा है, कम हो रहा है। ठीक, उसका खुद रिडक्शन हो रहा है तो ऑफकोर्स वो ऑक्सीडेशन की तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। हाइड्रोजन आयन इज एक्टिंग एज रिडक्टेंट, नहीं, साफ साफ लिखा ऑक्सीडेंट। जिंक इज एक्टिंग एज रिडक्टेंट, यस बेटा जी, पहली लाइन में आपने पढ़ रखा है कि जिंक खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है 0 से +2 में, लेकिन ये क्या कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो रिडक्टेंट की तरह काम कर रहा है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट, बेटा जी यहाँ से शुरू हो जाता है, एकदम रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें आपको याद रखना है कि 90 में जब हम बात करें बोरान फैमिली दी गई है तो ऑर्डर क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं, वैसे तो निमोनिक्स है, आप लोग पढ़ते हो बैगन, गाजर, आलू, है ना, इस तरह से पढ़ लेते हो आप, इन्हें तौलो, है ना, ये हो जाता है आपका। यहाँ पर आपको देखने को मिलती है जो वेरिएशन एल्युमिनियम और गैलियम के बीच की। तो एटॉमिक रेडिया में बहुत ज़्यादा ना बताते हुए सिर्फ इतना कि आप जब पढ़ते हो ये सीक्वेंस तो आपको यहाँ पर जो सीक्वेंस होता है एल्युमिनियम की होनी चाहिए थी कम, लेकिन यहाँ पर गैलियम की कम हो जाती है रेडियाई। मुझे बता देंगे आप कमेंट बॉक्स में क्या है इसके पीछे का रीज़न। Which of the following is the correct order of first transition enthalpy of group 14? मतलब आपसे वो दोनों क्वेश्चन पूछे गए जहाँ पर थोड़े थोड़े से एक्सेप्शन भी लग रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम आयनेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम कहते हैं डाउन टू द ग्रुप जाने पे घटती है, यहाँ पर भी घट रही है। बस यहाँ पर आपको याद रखना है दो लास्ट वाले लोगों को, जहाँ पर आ जाता है पीबी लेड की ज़्यादा हो जाती है और सबसे कम हो जाती है एसएन की। ठीक, तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन केस है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, तो ऑप्शन कौन सा जाएंगे, ऑप्शन देख लीजिए कि हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे। कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर कार्बन दिया ही नहीं गया, कोई बात नहीं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, पीबी है और टिन है, तो मैच कराएंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पर है सिलिकॉन, सबसे कम, ठीक बात है, जर्मेनियम भी कम है, ठीक है, और स्ट्रोंसियम, इससे एसएन की बात करें तो कह रहा है कि ये ज़्यादा है जर्मेनियम से, ज़्यादा है जर्मेनियम से, और पीबी से कम है, पीबी से कम है, तो फोर्थ ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। तो 91 चेक करेंगे, एक मिनट रुकना, 91 में नहीं 91 में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि पीबी इज लेस देन, सेकेंड के साथ जाएंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा एसएन, और कहा है, लिखा है इज लेस देन पीबी, तो पीबी से लेस देन है, यहाँ पर हमने पीबी बीच में। तो लिखने का तरीका जो है इस तरह से भी आप जानेंगे, एक सीक्वेंस में देखिए पीबी लिख दिया है, बाद में लेस देन। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N, देख लेते हैं C3H9N। अब C3H9N है, मतलब कि यहाँ पर N है, नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीन बन रहे हैं,
तो सबसे पहले हम बनाते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन एंड NH2। एक तो ये बन गया प्राइमरी अमीन। दूसरा है, हम अगर इस प्राइमरी अमीन को थोड़ा सा चेंज करके पोजीशन हम ऐसे लिख सकते हैं, तब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पोजीशन आइसोमर बन गए। अब भाई पोजीशन बनाने की गुंजाइश नहीं है ना, पोजीशन नहीं बना सकते, चलो चलते हैं हम कुछ और, यहाँ पर फंक्शनल आइसोमर बना सकते। यहाँ पर क्या लिख सकते थे हम, यहाँ पर 2 डिग्री में हम चेंज कर सकते, तो ये 2 डिग्री बन गया। एक बारी हम क्या कर सकते, हम 3 डिग्री बना सकते, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ये 4 स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, ये जो 4 स्ट्रक्चर हैं वो मिलेंगे, जो आपके करेक्ट ऑप्शन भी होंगे। तो 4 ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगर कार्बन के नंबर ज्यादा होते तो फिर 4 से ज्यादा भी बन सकते थे, लेकिन 3 कार्बन है तो 3 कार्बन में ये बनेंगे। अगर आपसे कोई पूछे ये 2 डिग्री एंड 3 डिग्री आपस में कौन सी आइसोमर शो करते हैं, तो ये दोनों आइसोमर शो करेंगे। कौन सा? फंक्शनल आइसोमर शो करेंगे। अगर कोई आपसे पूछे ये कौन शो करेंगे, ये शो करेंगे पोजीशन आइसोमर्स। यहां पर अगर 3 से ज्यादा होते तो मेटामर्स बन सकते थे। ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री। रेक्टिफिकेशन अगेन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का क्वेश्चन आपका। कहते हैं ग्लिसरॉल को अगर स्पेंट लाई, सोप इंडस्ट्री से स्पेंट लाई जो होती है वहां से ग्लिसरॉल को फिर से निकालना हो तो क्या करेंगे? कहते हैं कि हम वैक्यूम डिस्टिलेशन करा दें, और वैक्यूम डिस्टिलेशन का दूसरा नाम है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो हम ग्लिसरॉल को क्या कर सकते हैं, ग्लिसरॉल को वहां से निकाल सकते हैं। जेल्डॉल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, पीवाईक्यू का कई बार इन 5 सालों में आप देखेंगे तो पीवाईक्यू में रिपीट हुआ है 2 बार। तो कहते हैं जेल्डॉल मेथड को हम नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए, एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं, तो किन कंपाउंड का एस्टिमेशन नहीं कर सकते? तो सबसे पहली बात आप याद रखेंगे, अगर नाइट्रो कंपाउंड है तो यहाँ का नाइट्रोजन हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा है, अगर एजो ग्रुप प्रेजेंट है तो भी हम नाइट्रोजन को डिटेक्ट नहीं कर सकते अगर एजो ग्रुप में है। और तीसरा है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग, रिंग का पार्ट है अगर, जैसे पाइरिडीन, पाइरोल, तो भी हम यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि तीनों ऑप्शन में एक बार नाइट्रो है, एक बार एजो है, और तीसरी बार ये जो नाइट्रोजन है वो रिंग का पार्ट है। तो चारों ऑप्शन ही हमारे सही जाते हैं कि इन किसी को भी हम जेल्डॉल मेथड से एस्टिमेट नहीं कर सकते। 95 क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं ट्रांस एल्कीन आर फॉर्म बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन के रिडक्शन के लिए मैं यहाँ पर एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक क्या है? अगर एल्काइन है मेरे पास, फ्रॉम एल्काइन है ना, सिर्फ एल्काइन के लिए फ्रॉम एल्काइन, तो मैं हमेशा बताती हूँ, जैसे कार्ड होता है ना आपके पास BPL कार्ड, तो BPL से लो अपना टेलीफोन। भाई BPL कार्ड होता है, जो BPL का कार्ड कौन सा होता है? बिलो पॉवर्टी वाला कार्ड, जहाँ पर जिस कार्ड के थ्रू हमें राशनिंग मिलती है, गवर्नमेंट राशन देती है हमें, अनाज देती है हमें। तो सोचो जरा कि BPL कार्ड से क्या मिल जाए, फ़ोन मिलने लग जाए, स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड कर दे, अपना टेलीफोन। बस यहाँ से जितने भी मेथड हैं अल्काइन से एल्कीन बनाने के सामने हैं। B का मतलब होता है बेटा जी कैटलिस्ट, B2S6 रिएजेंट। P का मतलब होता है P2 कैटलिस्ट। P2 कैटलिस्ट होता है निकिल बोरान का कपल भी होता है, LY भी बोलते हैं। L आपने पढ़ा है आपकी NCERT का पार्ट, NCERT में लिंडलर्स कैटलिस्ट दिया गया है। तो ये 3 कैटलिस्ट जो हैं, 3 रिएजेंट जो हैं, वो एल्काइन पे जब आप यूज करोगे और अगर उसके पास वो कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाली, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एक तो डबल बॉन्ड होने चाहिए, और दूसरा जो डबल बॉन्ड बन रहा है, एल्कीन बन रहा है, हर एक कार्बन पर इंडिविजुअल एटम होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो हमेशा सिस फॉर्म, से का मतलब हो गया ये तीनों क्या बनाते हैं, अगर एल्काइन पे हमने यूज किया तो ये तीनों कैटलिस्ट सिस फॉर्म की एल्कीन देंगे। जबकि लो अपना टेलीफोन का मतलब हो गया बेटा जी लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, और पूरा नाम हो गया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। इससे टेलीफोन का मतलब हो गया ट्रांस। इसका मतलब है कि आपके पास टोटल 1 2 3 4 मेथड है, 4 में से तीनों बनाते हैं सिस, सिर्फ एक है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, वो बनाता है ट्रांस। तो ये एक ट्रिक है छोटी सी जिससे आप याद रख सकते हो। तो आप कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पर ये लिंडलर्स कैटलिस्ट दिया है, ये क्या बनाता है, सिस बनाता है, रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का यहाँ पर कोई काम नहीं। Na लिक्विड सोडियम अमोनिया, ये आपका थर्ड ऑप्शन आ गया है ना। SnHCl हम नाइट्रो पे यूज करते थे, अमीनो ग्रुप पे ये क्या करता था, रिडक्शन कराता था।
द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ol इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर देखो क्या कुछ रीअरेंजमेंट वाली चीजें आपको सुनने में आ रही हैं, देखने को आ रही हैं। पहले लिख लेते हैं 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ol। ब्यूटेन है 1 2 3 4, ब्यूटेन 2-ol ये रहा, और 3,3 यहाँ पर एक और लग गया। अब कह रहा है कि जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे, इसका मतलब है ये बीटा एलिमिनेशन की बात कर रहा है, ये बीटा एलिमिनेशन की बात कर रहा है। और बीटा एलिमिनेशन जब कराएंगे तो देखो यहाँ पर C, यहाँ पर अल्फा और बीटा यहाँ पर आएगा। अब बात यह है कि यहाँ पर कार्बोकेटायन बना, राइट, यहाँ पर कार्बोकेटायन बना, लेकिन अब जो कार्बोकेटायन बना क्या वो रीअरेंज कर सकता है? यस, यहाँ पर होगा रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट को बोलेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। मिथाइल क्या होगा? चेंज हो जाएगा अपनी जगह से। अब यहाँ पर क्या बन गया? अब ये कुछ ऐसी पिक्चर आने लग गई, यहाँ पर ये प्लस चार्ज आ गया, राइट। अब आप क्या कराओगे? बीटा एलिमिनेशन करा सकते हैं। तो जब बीटा एलिमिनेशन कराएंगे तो सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग जहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर कम हो तो ये वाला देखिए हाइड्रोजन नंबर कम। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सेडजेफ एलिमिनेशन हो जाएगा, और C एक कार्बन, डबल बॉन्ड C ये कार्बन, ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट है? ये है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2ene। तो आपने सीखा यहाँ पर रीअरेंजमेंट। कौन सा रीअरेंजमेंट होगा? वैगनर रीअरेंजमेंट में 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगी। ये मिथाइल शिफ्टिंग लिखी है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बाय, कहते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट। बेटा जी ये बेसिकली होता है फिनॉल्स के लिए, है ना, फिनॉल्स के लिए टेस्ट है, एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए नहीं है। सिल्वर मिरर टेस्ट, जिसको हम टॉलेंस टेस्ट भी बोलते हैं, टॉलेंस टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये टॉलेंस टेस्ट ये एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने का एक तरीका होता है। लिटमस टेस्ट एसिडिक और बेसिक को डिटेक्ट करते हैं, और डीएनपी टेस्ट भी एल्डिहाइड कीटोन को डिटेक्ट करते हैं, बट परसेंटेज वाइज नहीं, ये कलर पर, यहाँ पर कलर में अलग अलग कलर आएगा तो हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे। बट यहाँ पर जो सिल्वर मिरर टेस्ट है इट इज ओनली फॉर द एल्डिहाइड कीटोन्स, क्योंकि टॉलेंस टेस्ट में एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड्स होंगे वो भी कैसे एल्डिहाइड, और जो कीटोन्स होंगे, कीटोन एकदम भी ऑक्सीडेशन नहीं देंगे, कीटोन रिएक्ट ही नहीं करेंगे, जबकि एल्डिहाइड हुए, और एल्डिहाइड भी कैसे, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफैटिक हो, दोनों ही एल्डिहाइड क्या हो जाएंगे? सिल्वर मिरर बना देंगे, सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे। तो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं एल्डिहाइड, तो पॉजिटिव टेस्ट देंगे एल्डिहाइड, जबकि कीटोन टेस्ट नहीं देंगे, और इस तरह से डिस्टिंग्विश करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है ये टॉलेंस रीजन। कहते हैं 1 मोल ऑफ KMnO4 रिएक्ट विद, बट मुझे लगता है कि एक हमने ऑक्सिलेट वाला अभी हमने कुछ देर पहले ये क्वेश्चन किया था, लेकिन फिर भी दोबारा आया है कुछ नया चेंजिंग करके। तो कहते हैं कि क्या होगा, तो चलो एक बैलेंस रिएक्शन लिख लेते हैं। बैलेंस रिएक्शन में क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ KMnO4, तो बैलेंस रिएक्शन जब पढ़ते हैं तो 2 मोल ऑफ KMnO4 माइनस, और यहाँ पर हमने ऑक्जेलिक एसिड लिया 2 माइनस, ये बनाएगा CO2 और Mn2 प्लस, Mn+2 एंड CO2 एंड वाटर। बैलेंस करते हैं इसको हम एक एक करके, और आपने कई बार बैलेंसिंग वाली रिएक्शन पढ़ी है। तो यहाँ पर 5 मोल, और यहाँ पर चार्जेस को 16H+, राइट, 2 मोल KMnO4 और CO2 मिल जाएंगे आपको 10 मोल। ये एकदम बैलेंस रिएक्शन आपने कई बार पढ़ी होगी। एंड यहाँ पर 8 मोल ऑफ H2O। यहाँ पर देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि 1 मोल ऑफ KMnO4 रिएक्ट विद कितने ऑक्जेलिक एसिड। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 2 के लिए 5 यहाँ पर है, आपसे पूछा जा रहा है 1 के लिए, इसका मतलब हमें सिंपल आधा कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 2.5 मोल्स। Which metal salt give a violet color bead in borax bead test? तो बोरेक्स बीड टेस्ट में कई सारे आपने कलर पढ़े हैं अलग अलग, आपको बताना है कि वायलेट कलर इनमें से कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है बोरेक्स बीड टेस्ट में। तो आपके पास है यहाँ पर Mn+2, जो बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या करेगा, वायलेट कलर को प्रोड्यूस करता है।
लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट फॉर्म ए लायोफिलिक सॉल्ट। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा फॉर्म नहीं करता है लायोफिलिक सॉल्ट। चलो एक एक करके देखते हैं। स्टार्च, अगर लायोफिलिक की बात करें तो ये लायोफिलिक सॉल्ट फॉर्म करता, एग एल्बुमिन फॉर्म करता, रबर फॉर्म करता। यहाँ पर सल्फर गिवन है जो लायोफिलिक सॉल्ट फॉर्म नहीं करेगा, तो हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। और ये पोर्शन आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो ये आपके पूरे 100 क्वेश्चन का डिस्कशन। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक यू।